लाल जेम को जलाओ और तुम इस रेत से भरी दुनिया में एक और रात जी पाओगे। लेकिन जहां बाकी सब लोग पागलों की तरह जेम्स इकट्ठा कर रहे हैं, मैं अपने जेम्स को बेकार धूल में बदल रहा हूं। सब मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि यही मेरा जिंदा रहने का प्लान है। आंसुओं से भरी एक कांपते हुई आवाज़ सुनाई देती है। यंग मास्टर, आप आखिरकार उठ गए। मैं कहाँ हूँ? मैं उस आवाज़ की तरफ मुड़ता हूँ। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ती है। एक कमज़ोर, हड्डियों का ढांचा जैसा नौकर, जिसने मेरे जैसे ही फटे पुराने कपड़े पहने हैं। तभी एकदम से एक तेज, ना सहने लायक दर्द होता है जब यादों के टुकड़े मेरे दिमाग में भर जाते हैं। मैं बेहोश हो जाता हूँ। जब मुझे दोबारा होश आता है तो सच सामने आ जाता है। मैं एक दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। इस जिस्म के असली मालिक का नाम भी केडन था। इस दुनिया में जब रात होती है तो अनेकों अजीबो-गरीब दानव मारने के लिए निकल आते हैं। ऐसा सैकड़ों सालों से हो रहा है। लोग इसे एंड्रेस नाइट कहते हैं। सुरक्षित रहने का एक ही तरीका है, सोल फ्लेम नाम की आग के पास रहना। लेकिन एक सोल फ्लेम बनाना आसान काम नहीं है। सिर्फ बंजर जमीन में फैले आउटपोस्ट्स में ही ये आग होती है। इसे जलाए रखने के लिए लगातार सोल स्टोन्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए शहर की दीवारों के पार बंजर इलाके में शक्तिशाली क्लैन्स ने आउटपोस्ट्स बनाए हैं ताकि वो आने जाने वाले सौदागरों और मुसाफिरों की कुछ कीमत लेकर रक्षा कर सकें। जिस आउटपोस्ट में मैं खड़ा हूं वो मेरे अपने ही क्लैन का है। और हाँ, मुझे यहाँ जबरदस्ती भेजा गया है। नॉर्थ राइवर चैन क्लैन का यंग मास्टर होने के नाते मुझे सबसे खतरनाक काम सौंपा गया है, इस बंजर आउटपोस्ट की अकेले सुरक्षा करना। और उन्होंने मेरे लिए एक भी सोल स्टोन नहीं छोड़ा। इसका मतलब जिस पल ये सोल फ्लेम। मैं नीचे चमड़े के नक्शे को देखता हूं और बड़बड़ाता हूं। ये आदमी बिल्कुल आज़ाद परिंदा है। जब मुझे यकीन हो जाता है कि नीले चोगे वाला आदमी सच में चला गया है, मैं जल्दी से कैबिन के पीछे घास के ढेर के पास जाता हूं और टियर 1 स्नैप ट्रैप को कल रात के शिकार के साथ बाहर निकालता हूं। यंग मास्टर, इस रेत को एप रेत कहते हैं। एक आम नीचे दर्जे का जीव, आमतौर पर लेवल 1 से 3 के बीच होता है। खतरा कम है लेकिन बहुत तेज है। इसका सोल स्टोन खोपड़ी के पीछे होता है। मैं हॉबिल को देखता हूँ, थोड़ा हैरान होकर। जब हमें यंग मास्टर की सेवा में लगाया गया था तो सभी नौकरों को 3 साल की ट्रेनिंग दी गई थी। मैं नक्शा अपने हाथों में पलटता हूँ, सोच में डूबा हुआ। मेरे दिमाग में एक धुंधली सी याद है, अब वो वापस आ रही है। क्लैन ने तब हर नौकर को एक सोल स्टोन भी दिया था ताकि वो उसे अब्जॉर्ब करके एक अवेकेंड बन सके। हाँ, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हॉबिल की आवाज़ धीमी हो जाती है। हर नौकर को एक सोल स्टोन मिला था। कुछ किस्मत वाले स्पेशल कल्टीवेटर्स के रूप में जागृत हुए और उन्हें क्लैन मास्टर खुद ले गए। उसके बाद मुझे कभी दूसरा सोल स्टोन नहीं मिला। मेरा शरीर बिल्कुल पहले जैसा ही रहा। वो मुझे अवेकन कहते थे, लेकिन मुझ में अवेकन जैसा कुछ नहीं था। मैं धीरे से सर हिलाता हूँ और कुछ नहीं कहता। मुझे भी याद आ रहा है, क्लैन में मुझे निशाना बनाया जाता था, लेकिन बहुत खुलेआम नहीं। शुरू में लेकिन इस सुनसान जगह में हमें एक साथ रहना चाहिए। अगर व्रेट्स का हमला हुआ तो हम दोनों में से कोई भी अकेला नहीं बच पाएगा। मैं तुरंत जवाब नहीं देता। मैं रेक्स को पहले ही समझ चुका हूं। वो इस बारे में ज्यादा सोच रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, रेक्स के पीछे वाला आदमी बोल पड़ता है। तुम कैडन हो, नॉट रॉर्च क्लैन के नाजायज बेटे। अपनी जुबान संभालो। रेक्स अपने आदमी पर चिल्लाता है, फिर जबरदस्ती मुस्कुराता है और एक सांस ले। गल्प। हॉबल का गला अपने आप नीचे जाता है। फिर वो अपना जबड़ा मजबूत करके कहता है, यंग मास्टर, इसमें जरूर जहर है। इसमें जहर नहीं है। मैं अपना सर हिलाता हूं। जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं कौन हूं, वो समझ गए कि मैं ज्यादा दिन नहीं टिकूंगा। मुझे जहर देकर वो अपने लिए मुसीबत नहीं खड़ी करेंगे। जहर नहीं है? हॉबल अभी भी इस बात से सहमत नहीं है। तो वो सच में उधार वापस कर रहा है? रेक्स, क्या वो इतना ईमानदार है? बिल्कुल नहीं। मैं बर्तन के नीचे से 5 सोल स्टोन्स निकालता हूँ, उन्हें अपनी हथेली में उछालता हूँ और मुस्कुराता हूँ। ये एक निवेश है। उसे लगता है कि मैं शायद बच जाऊंगा और वो मेरे भविष्य पर दांव लगा रहा है। मैं हॉबल के कंधे पर थपथपाता हूँ, अंदर जाओ और थोड़ा सो लो, मैं पहरा देता हूँ। वो तुरंत जवाब देता है, जी मालिक। हॉबल के अंदर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि हमारे पास क्या क्या है। यह अचानक मिली मदद बिल्कुल सही समय पर आई है। अब खाने की चिंता नहीं है। और वो 5 सोल स्टोन्स बहुत काम आएंगे। मेरे पास जो पहले से था उसके साथ मिलाकर मेरे पास अब कुल 6 सोल स्टोन्स हैं। मैं नाइट लॉर्ड पैनल खोलता हूं और 5 बेस स्ट्रक्चर्स को देखता हूं।
5 स्ट्रक्चर्स अभी बनाने के लिए उपलब्ध हैं। टियर 1 रैम्पार्ट नीचे लेवल के रेट्स के हमलों को रोकता है। 10 सोल स्टोन्स प्रति मीटर। टियर 1 क्रॉप प्लॉट पौधों के बढ़ने के समय को काफी कम कर देता है। 2 सोल स्टोन्स प्रति प्लॉट। टियर 1 ब्लेड टावर नीचे लेवल के रेट्स को नुकसान पहुंचाता है। बनाने के लिए 10 सोल स्टोन्स। बहुत महंगा है, अभी के लिए मेरी पहुंच से बहुत दूर है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं सभी 6 सोल स्टोन्स खर्च करता हूं और 3 और टियर 1 स्नैप ट्रैप्स बनाता हूं। इससे मेरे पास कुल 4 स्नैप ट्रैप्स हो जाते हैं। कीमत, मैं पूरी तरह कंगाल हो गया हूं, एक भी सोल स्टोन नहीं बचा। अब मैं बस एंडलेस नाइट का इंतजार करता हूं और काम शुरू करता हूं। जल्द ही घना अंधेरा सब कुछ निकल लेता है। सोल फ्लेम हमारे चारों तरफ अंडे के खोल की तरह रोशनी फैला देती है। वो हड्डियों को ठंडा कर देने वाली आवाज फिर से हवा में गूंजती है। रेट्स एंडलेस नाइट के साथ आ चुके हैं। हॉबल, मैं अपनी आवाज धीमी रखता हूं। मैं रस्सियां खींचूंगा, तुम उन्हें खत्म कर देना। होशियार रहना। समझ गया। हॉबल भी उतना ही तनाव में है। आखिरकार आधे घंटे के बाद एक रस्सी हल्की सी हिलती है, लेकिन मैं तुरंत देख लेता हूँ। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और रस्सी को दोनों हाथों से पकड़ता हूँ। धीरे धीरे स्नैप ट्रैप को अंधेरे से वापस खींचता हूँ। जैसे ही वो रोशनी में आता है, उसके साथ एक बंदर जैसा रेत आता है। एक पैर जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है, एक एप रेत, और वो अभी भी जिंदा है, जोर जोर से चटपटा रहा है, कहीं नहीं जा पा रहा। हॉबल, बात है, कल मैं और ट्रैप्स में निवेश करूंगा, इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा और जल्द ही मैं इस संसाधनों की कमी से बाहर निकल जाऊंगा। और ये काफी नहीं है, 1 या 2 और लोग होते तो अभी कोई रस्सी बुन रहा होता। जल्द ही अपेवृत की खोपड़ी से एक सोल स्टोन निकाला जाता है और शांति से जमीन पर रख दिया जाता है, और तभी एक और रस्सी हिलने लगती है। मैं कुर्सी से उछलता हूं और जोर से खींचता हूं। एक और अपेवृत ट्रैप में फंसकर आउटपोस्ट में आ जाता है। हॉबल पहले से ही तैयार है। एक साफ वार। हम एक टीम की तरह काम करने लगे हैं। एक और सोल स्टोन मिल गया, लेकिन इस बार कुछ एक्स्ट्रा भी गिरा। जैसे ही रेत मरता है, एक चमकदार सफेद मास्क उसके मुंह से रेत की तरह गिरता है। यंग मास्टर, हॉबल की आंखें चमक उठती हैं। इसने रेत मटेरियल गिराया है। एक रेत को मारने के बाद उसके कुछ अवशेष रेत मटेरियल में बदल सकते हैं, लेकिन ये रेत मटेरियल जैसा नहीं लगता। दूसरे एप रेट्स ने ऐसा कुछ नहीं गिराया। ये एक रेलिक जैसा लगता है। जरूर रेलिक है। कुछ खास रेट्स के पास खास रेलिक्स होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए आमतौर पर एक अप्रेजर की जरूरत पड़ती है। मैं कुछ नहीं कहता और रेत जैसे उस ढेर को जमीन से उठा लेता हूं। ये मछली के अंडों की तरह एक पारदर्शी झिल्ली में लिपटा हुआ है और मेरे सामने धीरे धीरे एक पैनल आ जाता है। रेलिक का नाम मंकी मशरूम सीड, रेलिक ग्रेड वाइट। असर, इसे एक क्रॉप प्लॉट में लगाना होगा। उगाने का समय 3 दिन। फसल काटने के बाद खाने पर यह शारीरिक स्थिति को बढ़ाता है। मैं धीरे से सर हिलाता हूं। बीज का प्रकार, मुझे अप्रेजर की क्या जरूरत है? पैनल सब कुछ साफ साफ बता रहा है। मैं बिल्कुल जानता हूं कि ये क्या है। मैं बीज को अपने चोगे में रखता हूं और हॉबल से मिला सोल स्टोन लेता हूं। उस एक रेत से मिले सोल स्टोन से कुल 2 हो गए हैं। बस इतना ही काफी है। मैं एक और स्नैप ट्रैप बनाता हूं, उसे अंधेरे में फेंकता हूं और कहता हूं, काम करते रहो। समय बीतता जाता है। फिर अचानक हमारे आसपास का घना अंधेरा तेजी से हटने लगता है। एंडलेस नाइट खत्म हो गई है। सूरज की रोशनी फिर से दुनिया में भर जाती है। सुबह हो गई है। फ्यू, मैं एक लंबी धीमी सांस लेता हूं और अपनी सूखी दर्द भरी आंखें मलता हूं। पूरी रात के काम ने मुझे थका दिया है। ये काम सोच से ज्यादा थका देता है, लेकिन मेरी आंखों में थकान के पीछे एक मुस्कान है जिसे मैं रोक नहीं पा रहा हूं। कल रात की कमाई बहुत बड़ी थी। 37 एप रेट्स मारे गए। 2 सोल स्टोन्स ट्रैप्स में वापस चले गए, जिससे 35 हाथ में बचे। आउटपोस्ट की वर्तमान संपत्ति 5 स्नैप ट्रैप्स और 35 सोल स्टोन्स। जाकर सो जाओ। मैं हॉबल को कैबिन की तरफ इशारा करता हूं। मैं और ट्रैप्स बनाने से रुकता हूं कि कोई सीमा है या नहीं। रात का पहला हिस्सा अच्छा था। हर थोड़ी देर में कुछ फंस रहा था, लेकिन दूसरा हिस्सा धीमा हो गया। पकड़ने के बीच लंबा अंतर था। या तो आसपास ज्यादा एप रेट्स नहीं पर बल पड़ जाते हैं। मैं आउटपोस्ट के किनारे की तरफ देखता हूं। एक स्नैप ट्रैप अकेले बंजर जमीन पर पड़ा है और उसमें एक सफेद बाल का टुकड़ा फंसा है। कोई उसे तोड़कर निकलते हुए पीछे छोड़ गया, लेकिन एप रेट्स स्नैप ट्रैप से नहीं निकल सकते जब तक। मैं पास जाता हूं, ट्रैप को अंदर खींचता हूं और कठोर बाल को उठाता हूं। मैं उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाता हूं।
आम एप रीट्स के बालों से ज्यादा मोटा और सख्त। क्या ये झुंड का लीडर हो सकता है? उसने कल रात यहाँ हुए कत्लेआम को महसूस किया और जांच करने आया। क्या वो आज रात वापस आएगा? इस ख्याल से मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। नीले चोगे वाले आदमी ने जाने से पहले साफ कर दिया था। ज्यादातर व्रेथ्स को सोल फ्लेम्स पसंद नहीं आती और वो उनसे दूर रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर नहीं आ सकते। सिर्फ सबसे कमजोर वाले ही सच में दूर रहते हैं। अगर मैं सही हूं तो आज रात सीरियस खतरा हो सकता है। मुझे अभी तैयारी करनी होगी। मैं नाइट लॉर्ड पैनल में एक स्ट्रक्चर पर अपनी नजर टिकाता हूं। टियर 1 ब्लेड टावर नीचे लेवल के व्रेथ्स को नुकसान पहुंचाता है। कीमत 10 सोल स्टोन्स। यही है। मैं 10 सोल स्टोन जमीन पर रखता हूं और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता हूं। मैं सोचकर पैनल में बिल्ड कंफर्म करता हूं। एक ही पल में सभी 10 सोल स्टोन्स टूट जाते हैं और दूधिया सफेद पाउडर में घुल जाते हैं जो हवा में उठता है। साथ ही चमकदार सफेद लकीरों से बने एक ब्लेड टावर की परछाई ऊपर बन जाती है। जैसे ही पाउडर उसमें जाता है, परछाई मोटी और ठोस हो जाती है, प्राचीन और मजबूत। एक सोच के साथ मैं उसे सोल फ्लेम के पास आउटपोस्ट के बिल्कुल बीच में लॉक कर देता हूं। बिल्डिंग लेवल। नीचे लेवल के व्रेथ्स को नुकसान पहुंचाता है। सोल फ्लेम जोन में आने वाले किसी भी व्रेथ पर ऑटो अटैक करता है। अपग्रेड कीमत 20 सोल स्टोन्स। अच्छा है, ये चीज़ मुझे सच में सुकून दे रही है, लेकिन मैं झिझकता हूँ। जो भी कल रात उस स्नैप ट्रैप से निकला वो कुछ बड़ा है। क्या एक टियर 1 ब्लेड टावर सच में उसके खिलाफ टिक पाएगा? मेरे पास 25 सोल स्टोन्स बचे हैं। शायद मुझे इसे अभी टियर 2 तक पहुंचा देना चाहिए। मैं इस पर सोचता हूं और झिझकना बंद कर देता हूं। कमी से बेहतर है ज्यादा करना। 20 सोल स्टोन्स सफेद पाउडर में घुल जाते हैं और टावर में डाल दिए जाते हैं। एक पैनल सामने आता है। ब्लेड टावर टियर 2 तक पहुंच गया है। एक अपग्रेड पाथ चुनें। ऑप्शन 1, ऊपर एक रैपिड फायर बोल्ट टरेट लगाएं। ऑप्शन 2, बोल्ट की शक्ति बढ़ाएं। ऑप्शन 3, बोल्ट की गति बढ़ाएं। मैं पैनल को घूरता हूं। हाँ, उम्मीद नहीं थी कि बिल्डिंग अपग्रेड्स में दिशा चुनने का विकल्प होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं सबसे सीधा विकल्प चुनता हूं, असली शक्ति। कंफर्म करने के बाद बोल्ट टरेट बदलने लगता है। ऊपर लगे बोल्ट्स अब साफ तौर पर बड़े दिख रहे हैं। बुरा नहीं है। मैं संतुष्टि से सर हिलाता हूं। मैं टावर के बेस में बने खांचे करने के बाद मैं आखिरकार खुद को सोने देता हूं। थोड़ी देर बाद मैं बाहर के शोर से जाग जाता हूं। मैं बाहर निकलता हूं तो देखता हूं कि हॉबल आउटपोस्ट में हाथ में भाला लिए खड़ा है। आंखें तेज एक औरत और उसकी बेटी को घूर रहा है। क्या हुआ? मैं आलसी होकर अंगड़ाई लेता हूं। यम मास्टर, हॉबल जल्दी से लंगड़ाते हुए पास आता है। इन दोनों के पास कोई सोल स्टोन नहीं है, लेकिन वो रात रुकना चाहते हैं। कृपया मालिक। बाहर खड़ी अधेड़ उम्र की औरत, फटे कपड़े, बेचैन आंखें, मुझे देखते ही बंजर जमीन पर घुटनों के बाल गिर जाती है। हम 3 लोगों का परिवार थे। मेरे पति को सड़क पर डाकुओं ने मार दिया। उन्होंने हमारा सब कुछ ले लिया। रात होने वाली है। कृपया मालिक रहम कीजिए, हमें बस आज रात रुकने दीजिए। उसके पीछे एक पतली सी लड़की खड़ी है, अपनी माँ की आस्तीन का पिछला हिस्सा पकड़े हुए। आने वाले अंधेरे से आंखें डर से भरी हुई हैं। एक दिल तोड़ देने वाला नज़ारा। दिलचस्प। मैं डूबते सूरज को देखता हूँ, फिर अपनी नज़र उन दोनों के नीचे ज़मीन पर डालता हूँ और मुस्कुराता हूँ। मैं हॉबल के हाथ से भाला लेता हूँ, बिना झिझक के। मैं वार करता हूँ। औरत की खोपड़ी पर एक सटीक वार। खून उछलता है। मैं भाला बाहर निकालता हूँ, 2 कदम आउटपोस्ट से बाहर निकलता हूँ और लड़की को पकड़ लेता हूँ। उसकी पीठ में भाला घुसा देता हूँ, साफ और तेज। ढलते सूरज की रोशनी में मैं एक चमकदार सफ़ेद पत्थर हाथ में लिए आउटपोस्ट में वापस आता हूँ और हॉबल पर मुस्कुराता हूँ। अगली बार जब ऐसी कोई चीज़ मिले तो उन्हें भगाना मत, उन्हें वहीं या तो हमने यहाँ के एप्रेट्स को ख़त्म कर दिया है या उस बड़े वाले ने उन सबको बुला लिया है। मैंने अभी अभी 5 स्नैप ट्रैप्स बनाए हैं और अभी तक शुरुआत भी नहीं की, और पहले से ही पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास 3 सोल स्टोन्स बचे हैं। अगर मैं जल्दी से कुछ नहीं सोचता तो मैं सोल फ्लेम को जला ही भी नहीं पाऊंगा। रात के ढलने के साथ हॉबल के शोर से मेरी नींद जल्दी खुल जाती है। क्या हुआ? मैं बाहर निकलता हूं और जैसे ही मैं ऐसा करता हूं, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आउटपोस्ट से करीब 10 मीटर दूर कल रात का विशाल एप रेत जमीन पर बिल्कुल शांत पड़ा है, मरा हुआ। साफ है भागने के बाद वो इतना घायल हो गया था कि दूर नहीं जा सका, बस वहीं अंधेरे में गिर गया और उसके आसपास कई चमकदार चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। जैसा कि उम्मीद थी, ये उसके मरने पर मिली चीज़ें हैं।
हॉबल पहले से ही बाहर है, खुशी से उछल रहा है, मुझे बुला रहा है। आ रहा हूँ। मैं मुस्कुराता हुआ गिरे हुए एप रेत की तरफ जाता हूँ। मैं 2 चमकदार चीज़ें उठाता हूँ और उन्हें अपने चोगे में रख लेता हूँ। मुझे सोलस्टोन निकालने दो। हॉबल उत्तेजित है। वो अपने हैंडल से चाकू निकालता है और चीर-फाड़ का काम शुरू कर देता है। एक आम, नीचे लेवल का रेत सिर्फ एक सोलस्टोन रखता है, लेकिन ये एप रेत साफ तौर पर ऐसा नहीं है। हॉबल खोपड़ी को काटता है और मांस में से एक के बाद एक सोल स्टोन निकालता है। जल्द ही वो सब बाहर आ जाते हैं, जमीन पर रखे हुए। कुल 17। मेरे पास पहले से जो 3 थे उनमें जोड़कर 20 सोल स्टोन्स। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं संतुष्टि से सर हिलाता हूं। मैं एप रेत की लाश को कैबिन के पीछे घास के ढेर के पास ले जाता हूं और उसे दूसरों के साथ रख देता हूं, शायद बाद में काम आए। फिर मैं अपना ध्यान अपने हाथों में 2 चमकदार रिलिक्स पर लगाता हूं, कुछ ऐसा जो मेरे इलाके को बढ़ाए या समय के साथ सोल स्टोन्स पैदा करे। वो सबसे अच्छा होगा। जगह एक समस्या बनती जा रही है। एक टियर 1 सोल फ्लेम 10 मीटर के दायरे में फैला हुआ है। ब्लेड टावर्स, कैबिन और सोल फ्लेम खुद ही उस इलाके में है। अब क्रॉप प्लॉट के लिए कोई जगह नहीं बची है, और अगर एक क्रॉप प्लॉट सोल फ्लेम जोन के बाहर होता है तो रेट्स उसे हर एंडलेस नाइट में तोड़ देंगे। मैं पहले रेलिक को देखता हूँ। मंकी मशरूम बीज की तरह। ये एक बीज टाइप का रेलिक है जो एक पतली झिल्ली में लिपटा हुआ है। रेलिक का नाम सोल स्टोन वेन सीड। रेलिक ग्रेड वाइट। असर, इसे एक क्रॉप प्लॉट में लगाना होगा। उगाने का समय 3 दिन। फसल कटने पर सोल स्टोन्स पैदा होते हैं। खाद के रूप में रेत अवशेषों की जरूरत होती है। अब ये हुई ना कोई बात, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। भले ही दूसरा रेलिक बिल्कुल बेकार हो, ये एक अकेला ही पूरी रात को सफल बना देता है। मुझे आज एक क्रॉप प्लॉट बनाना होगा, इसे और नहीं टालना है। अच्छा हुआ मैंने वो सब एप रेत की लाशें रखीं। मैं दूसरे रेलिक को देखता हूँ। रेलिक का नाम डिवाइन लैंस। रेलिक ग्रेड वाइट। रेलिक का असर, नीचे दर्जे के रेत्स को ठोस नुकसान पहुंचाता है। मर्जी के मुताबिक आकार बदल सकता है। काफी ठीक है, मैं उसमें एक सोच डालता हूँ। मेरे हाथ में छोटा सा भाला तुरंत एक पूरे बड़े हथियार में बदल जाता है। आकार बदलना सिर्फ पूरे आकार और छोटे रूप के बीच काम करता है। उम्मीद मत करना कि ये 10 मीटर तक लंबा हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। ये लो, इसे ले लो। मैं भाला हॉबल की तरफ फेंकता हूँ। आउटपोस्ट के अंदर वापस मैं एक गहरी सांस लेता हूँ। 20 सोलस्टोन जमीन पर रखता हूँ और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता हूँ। 10 सोलस्टोन्स तुरंत टूट जाते हैं, दूधिया सफेद पाउडर में घुल जाते हैं जो आउटपोस्ट के बीच में सोल फ्लेम में बह जाता है। मेरे सामने धीरे धीरे एक पैनल आ जाता है। सोल फ्लेम टियर 2 तक पहुंच गया है। एक अपग्रेड पाथ चुनें। ऑप्शन 1, सुरक्षित जोन को 30 मीटर तक बढ़ाएं। ऑप्शन 2, रेट्स पर सोल फ्लेम के रोकने वाले प्रभाव को मजबूत करें। ऑप्शन 3, आउटपोस्ट में सभी रक्षा स्ट्रक्चर्स के लिए एक्टिवेशन लागत कम करें। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं ऑप्शन 3 चुनता हूं। 2 टियर 2 बोल्ट टरेट्स पहले से ही लगे हुए हैं। मुझे आउटपोस्ट की रक्षा पर काफी विश्वास है। अभी सोल फ्लेम को और डरावना बनाने की जरूरत नहीं है। जहां तक पहले ऑप्शन की बात है, उपयोगी है, कोई शक नहीं, लेकिन लंबे समय में ऑप्शन 3 सबसे ज्यादा फायदा देगा। जैसे ही मैं कंफर्म करता हूं, सोल फ्लेम बदलने लगती है। इसका बेस ज्यादा ठोस और पुराना दिखने लगता है और 2 दूधियां सफेद ऊर्जा रेखाएं उससे जमीन पर नसों की तरह फैल जाती हैं। दोनों टियर 2 ब्लेड टावर्स के बेस से जुड़ जाती हैं। मैं चुपके से सांस लेता हूं। आउटपोस्ट का जोन अब 20 मीटर के दायरे में है। अभी के लिए इतना काफी है। फिर मैं 2 और सोल स्टोन्स खर्च करता हूं और एक क्रॉप प्लॉट बनाता हूं। मैं हॉबल को बुलाता हूं, जो सोल फ्लेम के पास बैठकर 2 सफेद ऊर्जा रेखाओं को छेड़ रहा है। काम का समय हो गया है। कैबिन के पीछे से हर एप रेत की लाश यहां ले आओ। जब तक हर रेत की लाश क्रॉप प्लॉट में दफनाई जाती है, सूरज दोपहर तक चढ़ चुका होता है। मैं मंकी मशरूम के बीज और सोल स्टोन वेन के बीज निकालता हूं और उन्हें एक एक करके मिट्टी में लगाता हूं। जब मैं आखिरकार खड़ा होता हूं और अपने माथे से पसीना पोंछता हूं, तो पता चलता है कि खेती उम्मीद से ज्यादा मेहनती काम है। 17 मंकी मशरूम बीज, 12 सोल स्टोन वेन बीज। पता नहीं फसल से कितनी उपज होगी, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं और बीज इकट्ठा करता रहूंगा और हर प्रकार को उगाने के लिए अलग अलग परिस्थितियों की जरूरत होगी। जैसे जैसे क्रॉप प्लॉट्स बढ़ेंगे, 2 लोग सब कुछ संभालने के लिए काफ़ी नहीं होंगे। मुझे एक असली क्रू बनाना शुरू करना होगा।
जमीन की देखभाल करने और चीजों को चलाने के लिए लोग। मैं बगल में अंदर देखता हूँ। हॉबल जैसा वफादार और मेहनती, ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते यंग। हॉबल काम खत्म करके एक बड़ी मुस्कान के साथ दौड़ता हुआ आता है। मुझे अंदर बिस्तर के नीचे कुछ बीज मिले, पता नहीं किस तरह के थे, इसलिए मैंने उन्हें क्रॉप प्लॉट के कोने में डाल दिया। शायद फल के पेड़ के बीज हों या कुछ और, फिर हमें कभी फल की कमी नहीं होगी। मैं बस मुस्कुराता हूँ और कुछ नहीं कहता। इतना लंबा समय बैठने के बाद पता नहीं वो उगेंगे भी या नहीं, लेकिन मैं उसका उत्साह तोड़ना नहीं चाहता। तभी कीपर कैडन, एक चौंकी हुई आवाज मेरे कानों तक पहुंचती है। रेक्स अपने आदमी के साथ आउटपोस्ट के पास आ गया है। हम दोनों में से किसी ने उन्हें आते हुए नहीं देखा। हम 2 दिन से नहीं मिले हैं और तुमने पहले ही। रेक्स आउटपोस्ट जोन के अंदर खड़ा है, साफ तौर पर अपग्रेड किए हुए टियर 2 सोल फ्लेम को घूर रहा है और 2 बोल्ट टरेट्स जो लगता है मैंने जितनी भी अच्छाई कमाई थी वो बेकार हो गई। कीपर रेक्स, मैं आपकी मेहरबानी नहीं भूला हूं। आपने जो पिछली बार भेजा था उससे सच में फर्क पड़ा। जब समय आएगा मैं आपको ठीक से चुकाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेक्स अब तो मैं वापस जाता हूँ। जब भी आपको कुछ चाहिए हो बस खबर भेज देना। वो गाड़ी पीछे छोड़ देता है, अपने आदमी को लेता है और अपने आउटपोस्ट की तरफ वापस चल बढ़ता है। उसके कदम पहले से काफी हल्के हैं। उसका दांव सही लगा था। कैडन बहुत संभव है कि एक सच्चा आर्किटेक्ट बन गया है। एक आर्किटेक्ट की अच्छाई के लिए 5 सोल स्टोन्स, क्या इससे बेहतर कभी कोई सौदा हुआ है? यंग मास्टर हॉबल गाड़ी पर रखे बर्तनों को देखता है। एक और बर्तन पानी का और खाना। ठीक है, मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं जब मैं बड़बड़ाता हूँ। हालांकि मेरे चेहरे पर ज्यादा गर्माहट नहीं है। मैं अपनी आर्किटेक्ट की क्षमता को इतनी जल्दी जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन 2 टियर 2 बोल्ट टरेट्स को छिपाना मुश्किल है। ये हमेशा सामने आने वाला था। मुझे इस आउटपोस्ट को जितनी जल्दी हो सके मजबूत करना होगा। इस तरह भले ही बाहर से दबाव आए, मैं अपनी जमीन पर टिका रह सकता हूँ। अभी के लिए रेक्स एक समझदार आदमी लगता है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि वो लंबे समय तक देखता रहे और छोटे समय के लालच को अपने फैसले पर हावी ना होने दे। मुझे ये नहीं पता कि रेक्स और उसके आदमी ने वापस चलते हुए अपना फैसला कर लिया है। मैं मुड़ता हूँ और आउटपोस्ट के किनारे पर ताज़ा लगे हुए दुनिया को निगल लेता है। एकमात्र रोशनी हमारे पास सोल फ्लेम की है। इस काम चलाओ आउटपोस्ट में और कुछ नहीं है, बस आग है। मैं सच में उनमें से 2 एक कैबिन पर खर्च नहीं करना चाहता। मुख्य आउटपोस्ट सोल फ्लेम में सिर्फ 1 और रात के लिए ईंधन है। ये 3 सोल स्टोन्स मेरा आखिरी सुरक्षा कवच है। फिर एक ठंडी बारिश की बूंद मेरे हाथ के पीछे गिरती है। मैं चम जाता हूँ और ऊपर काले आसमान में देखता हूँ। पलक झपकते ही बिखरी हुई बूंदें मूसलाधार बारिश में बदल जाती हैं और वो भारी होती जाती है। इस बार मैं झिझकता नहीं हूँ। मैं सोल स्टोन्स निकालता हूँ और उन्हें हवा में फेंकता हूँ। एक कैबिन की रूपरेखा बनती है और पल भर में ठोस हो जाती है। आउटपोस्ट के अंदर जगह पर गिर जाती है। हॉबल, अंदर आओ। मैं कैबिन में कूदता हूँ और साथ ही हॉबल पर चिल्लाता हूँ, जो अभी भी मूसलाधार बारिश में खड़ा है, आंखें रस्सियों पर टिकी हुई हैं। अंदर आओ। एक ठंडी रात, तेज हवा। शायद हम बिना शेल्टर के बच जाते, लेकिन एक पूरी बारिश में हम दोनों आज रात यहाँ ठंड से मर जाते। समस्या ये है, दरवाजे पर खड़ा हूँ, भारी बारिश में बेजान पड़ी रस्सियों को घूर रहा हूँ और धीरे से सांस लेता हूँ। यंग मास्टर हॉबल मेरे पास अपने भाले के साथ खड़ा है, लाचार, कुछ करना चाहता है, कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मैं अपना सिर हिलाता हूँ और अपनी आवाज़ धीमी रखता हूँ। हमेशा एक रास्ता होता है, सबसे खराब हालत में। वो ये किस तरह के व्रेट्स हैं? नहीं, पहले कभी नहीं देखे। राचेट ने सोचने के बाद सर हिलाया। वो व्रेत कोडेक्स के किसी भी पन्ने में नहीं थे जो विद्वान ने रखे थे, जब तक कि ये व्रेट्स पहले बंजर में नहीं थे। और हाथ के ऑपरेशन ने मेरी एक थ्योरी की पुष्टि की थी। फिर नहीं खोली जब तक दिन की रोशनी भरी धुंध में से चमक नहीं रही थी। मैंने कैबिन का दरवाज़ा खोला। अंधेरा छट चुका था, लेकिन बाहर बारिश थोड़ी भी कम नहीं हुई थी। पहले ही उठ गए। मैंने रैचेट को आंगन में काम करते हुए देखा। बारिश उस पर पड़ रही थी। वो शायद मुझसे पहले जाग गया था। वो कल रात की रेत लाशों से में एक उलझन का एहसास हुआ। मैं उनसे मिलने गया। मैंने अपने हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए कहा, कमांडर वॉरेन, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। आप यहाँ कैसे? वॉरेन मूसलाधार बारिश में खड़ा मेरे पास से देख रहा था। उसकी नज़र व्रेत लाशों से लड़ी गाड़ी पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में अविश्वास की एक झलक आई। वो लंबे समय तक स्थिर खड़ा रहा,
इससे पहले कि उसे याद आया कि वो क्यों आया था। कमांडर क्रॉस, मैं इसे संक्षिप्त रखूंगा। इस साल तूफान का मौसम पूरा 1 महीना पहले आ गया है। एक बार जब ये शुरू हो जाता है, बंजर बंद हो जाते हैं। 5 महीने की बंदी, ना अंदर आने का रास्ता है ना बाहर जाने का। बंजर में हर आउटपोस्ट उस समय अंधेरा हो जाता है, मौसम के खत्म होने तक छोड़ दिया जाता है। मैंने हल्का सा माथा सिकोड़ा। मुझे एहसास होने लगा था कि ये तूफान कुछ आम से हटकर हो सकता है। कमांडर वॉरेन, पहले अंदर आओ, मैं आपकी बात ठीक से नहीं समझ पा रहा हूं। वॉरेन ने आंखें झपकाईं, हैरान होकर। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इस बारे में अंधेरे में हूंगा। वो मेरे पीछे अंदर आया और सब कुछ बता दिया। जैसा कि पता चला, हर बार जब तूफान का मौसम बंजर में आता था, रेत गतिविधियां बढ़ जाती थीं, ज्यादा अक्सर, ज्यादा आक्रामक। सोल फ्लेम के पास रहना भी कम सुकून देता था। वॉरेन ने पहले ही वॉरेन को एक विस्पर सील भेजा था। उनसे मौसम शुरू होने से पहले हम दोनों को निकलने के लिए कहा था, लेकिन क्लैन ने वापस संदेश भेजा, निकासी में मदद करने में असमर्थ, और वॉरेन को बंजर में फंसा छोड़ दिया। कोई और विकल्प ना होने पर वॉरेन ने मेरी 2 ब्लेड टावर्स पर अपनी उम्मीदें टिका दी थीं। कमांडर क्रॉस, क्या कोई मौका है कि आप उन 2 ब्लेड टावर्स को अपग्रेड कर सकें? अगर वो टियर 3 होते तो हमारे पास सच में लड़ने का एक मौका होता। मैं वहां खड़ा था, चेहरा सुनसान, लंबे समय तक शांत रहा, इससे पहले कि मैं फिर से बोलूं। जबकि कमांडर वॉरेन मुझ पर विश्वास कर रहा है, मैं इस आउटपोस्ट को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि हम इससे बच जाएं, लेकिन मुझे आपके संसाधनों और आपकी मदद की ज़रूरत होगी। कोई सवाल नहीं। वॉरेन 1 सेकंड भी नहीं झिझका। उसने अपने कोट में हाथ डाला और अपना पैक निकाला। 137 सोलस्टोन्स अंदर हैं। हर सोलस्टोन जो मैंने सालों से बचाया है, सब आपका है। यहाँ से सेबल और मैं आपके आदेश पर हैं। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, और इस पल से हम हाउस वॉरेन से रिश्ते तोड़ रहे हैं। अगर हम बसंत तक बच सेबल ने जब उसने रेत हाइट मैप लिया, नियमों के मुताबिक उस आउटपोस्ट को अब तक अंधेरा हो जाना चाहिए था। आखिरकार उन्होंने लड़के को सिर्फ 3 सोलस्टोन्स दिए थे। ये आश्चर्यजनक था कि इतने समय के बाद भी रोशनी अभी भी जली हुई थी। इतने दूर के आउटपोस्ट के लिए किस्मत की बात है कि मुसाफिर भी गुजर गए और रात रुक गए। लेकिन उस तरह की किस्मत की एक शेल्फ लाइफ थी। तूफान का मौसम जल्दी आ गया था, रेत लहरें आ रही थीं, और उस आउटपोस्ट पर बिल्कुल कोई किलेबंदी ना होने के कारण वो कल्पना नहीं कर सकता था कि वहां कोई कैसे बचने वाला था। वो हमेशा उसे बास्टर्ड कहते थे, लेकिन आशवर्ड क्लैन के अंदर हर कोई सच जानता था। वो आशवर्ड क्लैन का असली पहला जन्मा वारिस था, जिसका खून और कानून से पूरा हक था। जब तक वो सांस लेता, सेड्रिक आराम से नहीं बैठ सकता था। एक बात, सेड्रिक का माथा हल्का सा सिकुड़ा। क्या हमने क्रॉस को बंजर में भेजने की व्यवस्था में कोई गलती की है? कुछ नहीं। ऑल्ड्रिक का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने सर हिलाया। सब कुछ नियम के मुताबिक किया गया था। एशफोर्ड क्लैन के पूर्वजों के कोड के अनुसार क्लैन के हर सदस्य को वयस्क होने पर 1 साल के लिए क्लैन आउटपोस्ट पर रोटेशन पूरा करना होगा। ये क्रॉस की बारी थी। उसके जाने से पहले उसे 3 सोलस्टोन्स दिए गए थे। कोड में भी लिखा है, सब कुछ ऊपर से ठीक है। सिर्फ ऑल्ड्रिच उस पर मुस्कुराया। उन्होंने उसे एक छोड़े हुए आउटपोस्ट पर नियुक्त किया था, जहां से लगभग कोई नहीं गुजरता था। भले ही लॉर्ड इसकी जांच करे, कुछ भी गलती नहीं मिलेगी। इसके अलावा लॉर्ड को कैसे पता नहीं होगा? उसने बहुत पहले ही इसकी चुप्पी स्वीकृति दे दी थी। आखिरकार लॉर्ड अभी भी टियर -5 आर्किटेक्ट रिटेनर पर निर्भर है, जो आपकी माँ क्लैन में लाई थी। फिर भी लोगों को बात करने का मौका ना दें। सेड्रिक ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया और तूफान का मौसम जल्दी आ गया, रेत लहरें पीछे आएंगी, और आगे क्या होगा? इससे पहले कि वो पूरा कर पाता, एक नौकर मैदान के पार से तेजी से आया और उसके कान में धीरे से मरमराया। यंग मास्टर, नॉर्थ हेवन के 3 गुट तूफान के मौसम से निपटने के लिए कैसे चर्चा करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। लॉर्ड आपकी उपस्थिति की अनुरोध करते हैं। समझ गया। सेड्रिक के चेहरे ने कुछ भी जाहिर नहीं किया, लेकिन जिस पल वो उठा, उसके मुंह के कोने हल्का सा मुड़ गए। एशफोर्ड क्लैन लॉर्ड की कुर्सी उसकी होगी, जल्दी अब। 2 से जहां तक एवान क्रॉस की बात है, अब तक वो शायद बंजर में मरने का इंतजार कर रहा होगा। बंजर के दूसरे तरफ मैं तेज बारिश में खड़ा आउटपोस्ट सुरक्षित जोन के ठीक बाहर इकट्ठा हुए समूह को देख रहा था। कुल 7 लोग,
सबको वॉरेन पास के आउटपोस्ट से लाया था। राचेट उनमें से हर एक के पास जा रहा था, उन्हें थपथपा रहा था और कोई भी विस्पर सील्स या बाहर से संपर्क के अन्य साधन जब्त कर रहा था। फिर हर व्यक्ति के हाथ में एक सोलस्टोन दबा रहा था ताकि उनमें से किसी भी रेत धोखेबाज को पहचान सके। एक पल बाद मैंने समूह का सामना किया और अपनी नज़र उनमें से हर एक पर घुमाई। मेरी आवाज़ कठोर निकली। आप सब 3 गुटों के लोग हैं। आप में से हर एक ने शायद मेरा नाम एक या दूसरे तरीके से सुना होगा। मेरा नाम एवान क्रॉस है। मैं आशफट क्लैन का सही वारिस हूँ और मेरी जन्म देने वाली माँ एक TRS-4 आर्किटेक्ट थी। सालों से क्लैन की राजनीति ने मुझे हर मोड़ पर निशाना बनाया, जब तक मैं यहाँ एक छोड़े हुए आउटपोस्ट को चला नहीं रहा था। मैं आपको सीधा बताऊंगा, मेरे मरने से पहले मेरी माँ ने मुझे एक आर्किटेक्ट की विरासत छोड़ी थी। मैं यहाँ जानबूझकर क्लैन की नज़रों से दूर आया हूँ ताकि चुप्पी में अपनी ताकत बना सकूं। ये 2 Tier 2 ब्लेड टावर्स मेरी रचना है। यहाँ से मेरा पीछा करो और मैं एवन क्रॉस आप में से हर एक को तूफान के मौसम में जिंदा रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। जब ये ख़त्म हो जाए, रहो या जाओ, ये आपका फैसला होगा। मैं किसी के रास्ते में नहीं खड़ा होऊंगा। उन 6 ने एक दूसरे को देखा। एक एक करके उन्होंने अपने कोट में हाथ डाला, अपने पैक्स जमीन पर रखे और कठोर आवाज में कहा, आपके आदेश पर। अच्छा। मैंने रेत हाइड मैप पर नजर डाली, वॉरेन की तरफ मुड़ा और अपना अगला आदेश दिया। समय कम है, हम ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच सकते। कल रात 2 आउटपोस्ट नष्ट हो गए। सेबिल को लो और 2 और चुनो। अलग हो जाओ और दोनों स्थलों को किसी भी उपयोगी चीज के लिए स्वीप करो और सब कुछ वापस लाओ। अभी भी अंदर कुछ सोलस्टोन रिजर्व्स हो सकते हैं। समझ गया। वॉरेन के जाने के बाद मैंने मुड़ा और मेरे पीछे कैबिन को देखा। मैं पा रहा था कि एशफर्ड बास्टर्ड का लेबल और एक माँ का नाम जिसे मैंने कभी नहीं मिला था, आश्चर्यजनक रूप से उपयोगी साबित हो रहे थे। इस दुनिया में आपके नाम के पीछे उन 2 चीज़ों का होना पहला विश्वास जीतना बहुत आसान बना देता था। कमांडर, मेरे पीछे बारिश में खड़ा एक दाग वाला आदमी जल्दी से आगे बढ़ा। क्या हम कुछ कर सकते हैं? वो एशफर्ड क्लैन आउटपोस्ट 36 का कमांडर था। जब तूफान का मौसम जल्दी आ गया तो बंजर में फंसा छोड़ दिया गया था। मैं मूसलधार बारिश में खड़ा था और अपना सिर घुमाकर अपने पास वाले दाग वाले अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। मेरी आवाज़ शांत और धीमी थी। मैं आपको जानता हूँ, एशफोर्ड आउटपोस्ट 36 के कमांडर। वो आपको पैच कहते हैं। दूसरे 3 को अपने साथ लो और इस कैबिन को रात होने से पहले जितनी जल्दी हो सके तोड़ दो। पैच ने एक शब्द नहीं कहा। उसने जल्दी से सर हिलाया और दूसरों को इशारा किया, काम शुरू करने के लिए तैयार। मैंने पैच की पीठ को देखा जब वो चला गया। मैंने रैचेट द्वारा दिया गया बैग लिया। उन 6 ने कुल 176 सोलस्टोन्स निकाले थे। मेरे पास पहले से जो 200 थे उसमें जोड़कर ये कुल 376 सोलस्टोन्स हो गए, जो दीवार बनाने के लिए ज़रूरी 320 से ज़्यादा थे। मैं रात होने से पहले दीवार खड़ी कर सकता था। आज रात इसके लिए थोड़ी सुरक्षित होगी। फिर भी वॉरेन ने अकेले 137 सोलस्टोन्स डाले थे, जबकि इन 6 ने मिलकर सिर्फ 176 का प्रबंध किया था। चाहे उनकी जीवन भर की बचाते वॉरेन से कम थीं या उन्होंने थोड़ा पीछे रख लिया था, मैं कह नहीं सकता। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस इंटरफेस पर दीवार का ब्लूप्रिंट खोला। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिर्फ सोलस्टोन्स की ज़रूरत थी, किसी अतिरिक्त सामग्री की ज़रूरत नहीं थी। मैं मूसलाधार बारिश में खड़ा था और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। अगले ही पल सैकड़ों सोलस्टोन्स हवा में उठे और एक क्रैकलिंग देन के साथ तेजी से टूट गए। एक दूधिया सफ़ेद तरल सितारों की नदी की तरह हवा में चाप बनाता हुआ केंद्र में सोल फ्लेम से बाहर फैला और ज़मीन से हल्की सफ़ेद रोशनी में खिंची एक गोल दीवार की चमकती हुई रूपरेखा उठी। जैसे ही दूधिया सफ़ेद तरल फैंटम में बह जाता है, रैम्पार्ट की भूतिया रूपरेखा ठोस होने लगती है। जरूरत नहीं है, बस एक सोच की जरूरत है। एक ही पल में सोल फ्लेम के पास 2 Tier 2 बोल्ट टरेट्स मुलायम सफेद रोशनी में खुल जाते हैं और रैम्पार्ट के उत्तर और दक्षिण दोनों छोर पर फैंटम टरेट्स उठते हैं, धीरे धीरे आकार ले रहे हैं। पलक छपकते ही दोनों Tier 2 बोल्ट टरेट्स रैम्पार्ट पर स्थापित हो जाते हैं। एक ठोस ढेर कमाया है और हर एक को बनाने में सिर्फ 2 सोलस्टोन्स लगते हैं। एक स्नैप ट्रैप को Tier 2 में अपग्रेड करना भी सस्ता है, बस 10 सोलस्टोन्स। मैं इसे टेस्ट करने का फैसला करता हूँ। जमीन पर 10 सोलस्टोन्स एक साथ टूट जाते हैं और मेरे सामने एक पैनल आ जाता है। स्नैप ट्रैप Tier 2 में अपग्रेड हो गया है, एक स्पाइक ट्रैप में बदल गया है। जगह पर स्थिर किया जाना चाहिए।
आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। कई बार ट्रिगर हो सकता है। अपग्रेड पाथ चुनें। 1. आसपास के इलाके में मिल जाता है। अत्यधिक गुप्त, लगभग असंभव है पता चल सके। 2. बड़ा हुआ नुकसान, तेज स्पाइक रिट्रैक्शन स्पीड। मेरे सामने का स्नैप ट्रैप एक 1x1 मीटर का वर्गाकार स्पाइक ट्रैप फैंटम बन गया है, जो मेरे लगाने का इंतजार कर रहा है। मैं पाथ 2 चुनता हूं और उसे सीधे क्रॉप प्लॉट के सामने स्थिर कर देता हूं। ये अजीब लग रहा है। फटी हुई बंजर जमीन में एक साफ वर्गाकार टुकड़ा कटा हुआ है, जिसमें दर्जनों समानांतर छेद हैं, जैसे एक पेड़ का खोखला हिस्सा जो कीड़ों द्वारा खा लिया गया हो। मैं पास में एक रेत की लाश पकड़ता हूं, जिसे हॉबल ने अभी तक क्रॉप प्लॉट में नहीं दफनाया है, और उसे छेदों पर फेंकता हूं। एक हल्की सी क्लिक, फिर दर्जनों मोटे काले लकड़ी के कांटे जमीन से इतनी तेजी से निकलते हैं जितनी आंखें देख नहीं सकती। पुराने स्नैप टैप से एक पूरा लीग ऊपर। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं एक छोटी सी संतुष्टि भरी सर हिलाता हूं। सस्ता, प्रभावशाली और चलाने के लिए मुफ्त। इसे शक्ति देने के लिए किसी सोल स्टोन्स की जरूरत नहीं है। जब तक ये जुड़ा रहेगा, ये अनिश्चित काल तक काम करता रहेगा। 46 सोल स्टोन्स बचे हैं। मैं क्रॉप प्लॉट के पास उठता हूं और उस उफुक की ओर देखता हूं जहां आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। मैं अपनी आंखें सिकोड़ता हूं। मेरे बिल्डिंग पैनल में एक स्ट्रक्चर है जिसे रिचुअल टावर कहते हैं। इसे बनाने में 20 सोल स्टोन्स लगते हैं, लेकिन विवरण निराशाजनक रूप से अस्पष्ट है। टियर 1 रिचुअल टावर विशेष संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। मैं आज रात ज्यादा सोल स्टोन्स रखने की योजना नहीं बना रहा हूं। सवाल ये है कि और स्पाइक ट्रैप्स बनाएं या पत्थरों को एक रिचुअल टावर पर खर्च करें। एक लंबी रुकावट के बाद मैं 40 सोल स्टोन्स निकालता हूं और सभी 4 बचे हुए स्नैप ट्रैप्स को टियर 2 में अपग्रेड करता हूं। उनमें से हर एक के लिए पथ 2 चुनता हूं। मैं उन्हें आउटपोस्ट के सबसे नज़दीकी क्रॉप प्लॉट के किनारे के साथ साफ सुथरे ढंग से लगाए बने कैबिन के अंदर। हम आग के गड्ढे के चारों तरफ एक घेरे में बैठे हैं। एंडलेस नाइट के पास आने के साथ सबने सूखे कपड़े पहन लिए हैं। बातचीत धीरे धीरे समूह को गर्म कर देती है। फिर बीच में हर आवाज़ एक साथ बंद हो जाती है। कैबिन बिल्कुल शांत हो जाता है। सब पर एक साथ एक भय की लहर दौड़ जाती है। मैं उठता हूँ, कैबिन के दरवाजे पर जाता हूँ और उसे खोलता हूँ। उफुक पर दौड़ते हुए अंधेरे को घूरता हूँ और धीरे से कहता हूँ, वो यहाँ है। बिना एक पल की झिझक के मैं हथियार के रैक से एक भाला पकड़ता हूँ और मूसलाधार बारिश में निकल जाता हूँ। हॉबल सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है, अपने दिव्य भाले को पकड़कर और अपने असमान चाल से बारिश भरी रात में कूद पड़ता है। मेरे पीछे रहते हुए बाकी सब पीछे पीछे आते हैं। रैम्पार्ट के ऊपर हम हथियार बंद और तैयार खड़े हैं। दीवारों के पीछे झुके हुए आंखें आउटपोस्ट दीवारों के पार अंधेरे पर टिकी हुई हैं। अंधेरे से बाहर एक सूखी सरसराहट की आवाज उठती है, जैसे एक झुंड कीड़ों का झुंड गुजर रहा जाता है। मेरी पकड़ भले पर कस जाती है। इतनी बड़ी ताकत हम पर आ रही है, मैं सच में नहीं जानता कि हम टिक पाएंगे या नहीं। फिर अंधेरे से हंसी फूट पड़ती है, गहरी, अचानक और गलत। ये उतनी ही तेजी से कुछ नीचे और खोखली चीज में गिर जाती है, फटे हुए सिसकियों में बदल जाती है जो हमारे कानों के चारों तरफ घूमती हैं। और जैसे ही हम अपने नर्व्स के किनारे पर होते हैं, ये रुक जाती है। फिर दर्जनों रेत अंधेरे से बाहर निकलते हैं, पंजे बाहर, सीधे रामपाट की तरफ बढ़ते हैं। वो मानव रूपी हैं, हाथ अजीब तरह से लंबे हैं, लगभग उनके टखनों तक पहुंच रहे हैं। उंगलियां तेज और लंबी हैं। एक बीमार हल्की रोशनी से चमक रही हैं, एक प्रकार जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है। उसी पल रामपाट पर 2 सबसे नजदीकी टियर 2 बोल्ट टरेट्स एक साथ घूमते हैं, आने वाले व्रेट्स पर निशाना लगाते हैं। टरेट मैकेनिज्म एक तेज झटके के साथ हिलता है और एक बच्चे की बाह जितने मोटे बोल्ट्स बारिश के बीच काली रेखाओं की तरह तेजी से आगे बढ़ते हैं, गरजती हुई ताकत। और एक चुभने वाली चीख के साथ लॉन्च होते हैं। थ्वैक! एक बोल्ट आगे वाले व्रेत के सीने को साफ साफ चीर देता है, उसे जमीन पर ठोक देता है। स्टिल व्रेत कुछ बार झटका खाता है और स्थिर हो जाता है। बोल्ट के बाद बोल्ट फायर होते हैं और कुछ ही पलों में सभी 20 से ज्यादा व्रेत्स गिर जाते हैं। एक व्रेत रैम्पार्ट के आधार तक पहुंच जाता है, लेकिन उसका सबसे कठोर वार भी पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ता। मैं एक सांस लेता हूं। मेरे सीने में जो तनाव बना हुआ था वो आखिरकार कम होने लगता है। मैं अपना हाथ अपने कोट के अंदर से निकालता हूं और नीचे देखता हूं। 20 से ज्यादा व्रेत लाशों को आउटपोस्ट के मैदान पर बिखरा हुआ। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। मैं एक लाश के पास कुछ सफेद चमकता हुआ भी देखता हूं। एक रेलिक, एक ड्रॉप हुए काफी समय हो गया है।
जैसे ही लहर का आखिरी हिस्सा रैम्पार्ट के नीचे गिरता है, जो दिल सबके गले में अटके हुए थे वो आखिरकार वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं और ऊर्जा उत्साह की तरफ बदल जाती है। ये जगह सच में काफ़ी सुरक्षित है। रेक्स मुस्कुराते हुए दीवारों पर झुकता है, नीचे रेत लाशों की ढील को देखता है। मैं रैम्पार्ट और टरेट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मैं अपनी सुरक्षा नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सिर्फ शुरुआत थी। एक बात के लिए वो हंसी इन स्टिल्ट रेट्स में से किसी से नहीं आई थी, जिसका मतलब है कि कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक अभी भी बाहर आउटपोस्ट को देख रहा है। लेकिन स्टिल्ट रेट्स के ख़त्म होने के बाद कुछ और नहीं आता, हंसी भी वापस नहीं आती। हालांकि अंधेरे के पार से अभी भी हल्की बिखरी हुई आवाज़ें आ रही हैं। मैं दीवारों के पीछे खड़ा हूँ, नीचे बिखरी हुई लाशों को स्कैन कर रहा हूँ। एक लाश के पास कुछ लाल चमकता है, एक और रेलिक, पिछले वाले से काफ़ी समय हो गया है। अगर ये मेरी लड़ाई की ताकत को सीधे बढ़ाता है तो आज रात मेरे बचने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। समस्या ये है कि रेट्स किसी भी इंसान से बहुत तेज़ होते हैं, और अगर वो जब कोई बाहर उसे उठाने जा रहा हो तब एक और हमला करते हैं तो उस व्यक्ति के वापस आने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। हॉप मेरे पास खड़ा है, दिव्य भाला हाथ में, आंखें उस लाश के पास सफ़ेद चमकती हाई वास्तु पर टिकी हुई हैं। यंग मास्टर, होठों की हरकत दर्दनाक रूप से धीमी है। एक बोल्ट उसके सर के पास से गुजर जाता है और उसके पीछे घुस जाता है। सब खत्म। ये आखिरी ख्याल है जो उसके दिमाग में चमकता है। पीछे देखने का समय नहीं है। ठंड की एक लहर उसकी रीढ़ के आधार से उसके सर के ऊपर तक दौड़ती है। उसकी पीठ बल बल खला हो जाता है, जैसे 100 ठंडे छोटे पर उसकी त्वचा पर रेंग रहे हों। भागो। वो कहते हैं कि जब मौत पास होती है तो आपकी जिंदगी आपकी आंखों के सामने चमकती है, और ये सच है। वो अपनी टांगों में सब कुछ झोंक देता है और भागता है, जबकि उसके पिछले जीवन के टुकड़े उसके दिमाग में तेजी से अनस्टॉपेबल धारा में चमकते हैं। दरवाज़ा अभी भी खुला है, लेकिन वो रैम्पार्ट से 7 या 8 मीटर दूर है, और उसके पीछे का रेत सिर्फ 2 या 3 मीटर पीछे है, और बहुत तेज। रेत उसे पकड़ लेगा इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाए, और अगर वो उसके पीछे अंदर आ गया तो आउटपोस्ट उसके साथ गिर जाएगा। ऐश इसे एक पल में समझ लेता है। बारिश को अपने चेहरे से पूछने का भी समय नहीं है। वो अपनी पीठ पर हवा का झोंका महसूस करता है, कुछ उसके लिए पहुंच रहा है, और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है। आवाज फट जाती है, दरवाजा बंद करो। वो ब्रेक मारता है, एक निराशाजनक गोल घुमाव में गिरता है और रेत के वार से बच जाता है। फिर वो चारों हाथों पैरों पर भगदौड़ कर रहा है, आंखें लाल और जलती हुई। बाईं तरफ के क्रॉप प्लॉट की तरफ जोर से बढ़ रहा है। वो जानता है कि ट्रैप्स वहां हैं। यही उसका बचने का एकमात्र मौका है। उसने कभी नहीं जाना था कि वो इतनी तेजी से हिल सकता है। जडोन जितने मोटे बोल्स उसके पास से गुजर जाते हैं। रैम्पार्ट पर टरेट्स उसे समय खरीद रहे हैं। उसे नहीं पता कि उसके पीछे क्या है, नहीं जानता कितने हैं। बस कुछ ही कदम और वो कांटेदार ट्रैप फील्ड को देख लेता है। लगभग 100 बिल्कुल सही दूरी पर बने छेद एक साफ सुथरे घातक ग्रिड में जमीन पर फैले हुए हैं। वो गरजता है, अपनी पूरी ताकत के साथ जमीन से उछलता है, ट्रैप फील्ड को पार करता है और क्रॉप प्लॉट में घुस जाता है। बारिश से भीगी मिट्टी उसे बिल्कुल गंदा कर देती है, लेकिन तभी वो क्लिक सुनता है। उसके पीछे ट्रैप ट्रिगर होता है और वो हंसता है। ऐश पलट जाता है और क्रॉप प्लॉट में बैठ जाता है। अपने चेहरे से बारिश पहुंचता है। वो पीछे देखकर 2 रेट्स को ट्रैप में फंसा हुआ देखता है। छोटे कॉम्पैक्ट जीव जिनके अगले हाथ तलवारों में बदल गए हैं, जैसे मैंटिस रेट्स, अब दर्जनों मोटे काले कांटों से छिड़ गए हैं। टक्कर पर ही मौत। आउटपोस्ट के अंदर एक भी रेत खड़ा नहीं बचा। मैंटिस रेत लाशों की गिनती में दर्जन और जुड़ गए। ऐश इसे रोक नहीं पाता। वो हंसने लगता है। ये बढ़ता है। अनसर्वाइवल से बचने की उत्तेजना ने उसे अपने दिमाग से बाहर कर दिया है। वो रेलिक को अपने सिर के ऊपर उठाता है और रैम्पार्ट पर मुझे देखता है। फिर से चिल्लाता है, मैंने ले लिया। हंसना बंद करो, लानती। मैं देख सकता हूँ, जीनियस। अभी अंदर वापस आओ। दरवाज़ा खुलता है और मेरी आवाज़ रैम्पार्ट के ऊपर से बारिश भरी रात को चीर देती है। उस पर ऐश क्रॉप लॉट से उठकर खुले दरवाजे की तरफ दौड़ता है, आधा दौड़ता आधा लड़खड़ाता। इस बार कोई रेट्स पीछे नहीं आते। जब एक मिट्टी का केक हाफता हुआ ऐश रैम्पार्ट के अंदर वापस आता है और पत्थर की सीढ़ियां चढ़ता है के ऊपर, वो हर जोड़ी आंखों को अपने ऊपर पाता है। हर नज़र परतदार है, प्रशंसा, सम्मान और कुछ और जो उसने पहले कभी अपनी तरफ नहीं देखा। उसकी जिंदगी में ऐसा पल कभी नहीं आया था। बिना सोचे वो थोड़ा सीधा खड़ा हो जाता है।
वो एक बड़ी मुस्कान के साथ लाल चमकदार रेलिक मेरी तरफ बढ़ाता है। कमांडर, मैंने ले लिया। बारिश से भीगे रैम्पार्ट के ऊपर मैं ऐश के हाथ से रेलिक लेता हूँ। चेहरा पढ़ना मुश्किल है। अच्छा काम, तुम्हें क्रॉप प्लॉट के लिए क्यों भागने पर मजबूर होना पड़ा? समय नहीं था। वापस दरवाजे पर जाने के लिए। अगर मैं रैम्पार्ट के लिए गया होता तो मैं नहीं पहुंच पाता, और भले ही रेत ने मुझे नहीं पकड़ा होता, मैंने उसे सीधे दरवाजे से अंदर आने दिया होता। रेक्स हमेशा मेरे साथ अच्छा रहा है। आपने मुझे तूफान के मौसम में अंदर लिया कमांडर। यहाँ हर कोई जीने के लिए लड़ रहा है। मैं वो नहीं बनने वाला जो सबको मार देगा। अगर किसी को जाना है तो मुझे जाने दो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, मैं बस रेलिक लेता हूँ और आगे बढ़कर उसके कंधे पर एक मजबूत थपकी देता हूँ। ऐश है ना, वहाँ तेज सोचना। तुमने अच्छा किया। सच तो यह है कि ऐश ने जो परिदृश्य बताया उसकी वजह से आउटपोस्ट का गिरना वैसा नहीं होता। अगर बात वहां तक आ जाती तो मैं दरवाज़ा बंद कर देता। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि ऐश इतना साफ फैसला लेगा इतनी जल्दी। अभी के लिए कोई और रेत्स अंदर नहीं आए। मैं बारिश के पार अंधेरे में घूरता हूँ और मैं इस एहसास को नहीं पार किया और खुले मैदान में पहुंचा। रेत ने हमला कर दिया और ये दूसरी लहर, मैंटिस रेट्स, अंधा कर देने वाली तेजी से, पहली लहर के स्टिल्ट रेट्स से बहुत तेज, पीछा करने के लिए बने, घेराबंदी के लिए नहीं। 3 मीटर से ज्यादा लंबे स्टिल्ट रेट्स दीवार तोड़ने के लिए अनुकूल हैं। मैं अब काफी हद तक निश्चित हूं कि शुरू में जो भी वहां हंस रहा था उसे लगता है कि वो हमारे लेआउट को पढ़ सकता है और वो सही पल का इंतजार कर रहा है हमला करने के लिए। मैं अपने हाथ में रेलिक को देखता हूं। ये रेत हाइट की एक शीट है, एक ड्रैगन फ्लाई के पंख जितनी पतली, एक रेत हाइट मैप के करीब। एक टेक्सचर के साथ उस पर लाल रेखाओं में एक संरचना की रूपरेखा खिंची हुई है, कुछ एक बोल्ट टरेट जैसा, लेकिन बहुत लंबा और सकरा। एक ब्लूप्रिंट रेलिक। जितने भी रेलिक्स मुझे मिले हैं उनमें एक बिल्डिंग ब्लूप्रिंट उतना ही दुर्लभ है जितना हो सकता है, और ये मेरा पहला हिंट। रेलिक टियर वाइट। असर एक वॉच टावर के निर्माण की अनुमति देता है। वॉच टावर आउटपोस्ट के घेरे से 50 मीटर तक की दृष्टि प्रदान करता है। कोई झिझक नहीं, मैं तुरंत अपने दिमाग में बिल्ट विकल्प चुनता हूँ, वॉच टावर। तुरंत हवा में एक फैंटम संरचना आकार लेती है। एक 10 मीटर लंबा, असंभव रूप से पतला टावर जो सफ़ेद रोशनी में खिंचा गया है। मेरी हथेली में 10 सोलस्टोन्स टूट जाते हैं, दूधिया तरल में घुल जाते हैं जो फैंटम में बह जाता है, और वॉच टावर ठोस हो जाता है। आउटपोस्ट दीवारों के अंदर कैबिन के पास उठता है। आधार मुश्किल से 1 मीटर चौड़ा है, नीचे से चौड़ा, ऊपर की तरफ पतला होता हुआ, और सबसे ऊपर कुछ ऐसा बैठा है जो एक रात के मोती की तरह चमकता है। जिस पल वॉच टावर जगह पर लॉक हो जाता है, मेरी दृष्टि बाहर की तरफ फट जाती है, जहां पहले आउटपोस्ट के बाहर कुछ नहीं था सिवाय एक पूर्ण अंधेरे के खड्ड के। घेरे के आसपास 50 मीटर का रिंग अब एक हल्का राख जैसा ग्रे चमकता है। उसके पार अंधेरा मजबूती से बना रहता है, और उस ग्रे धुंध में मैं साफ तौर पर सैकड़ों रेत्स को टाइट समूह में चलते हुए देख सकता हूँ। हमारे आउटपोस्ट के पास से गुजर रहे हैं। सबसे नज़दीकी टियर 2 बोल्ट टरेट की तरफ बहती है। मेरे सामने एक पैनल खुलता है। बोल्ट टरेट टियर 3 में अपग्रेड हो गया। अपग्रेड पाथ चुनें। 1. आग से भरे बोल्ट्स, नुकसान बढ़ाएं। 2. सक्रिय कौशल, तीरों की आंधी। टरेट एक लक्षित क्षेत्र में तेजी से ऊपर फायर करता है, कई सेकंड तक एक घनी बौछार बरसाता है। एक्टिवेट करने के लिए 1. सोल्स्टोन की लागत 3. बिजली से भरे बोल्ट लक्ष्यों को पैरालाइजिंग करते हैं और अतिरिक्त नुकसान के लिए पास के 3 दुश्मनों तक चेन बनाते हैं। ये पहली बार है जब मैंने एक सक्रिय कौशल को एक अपग्रेड विकल्प के रूप में देखा है, और ये मजबूत लगता है। घनी रेत रश के खिलाफ एक एक्टिवेशन मैदान साफ कर सकता है, और हर इस्तेमाल में सिर्फ 1 सोलस्टोन। ये लगभग मुफ्त है। जैसे ही बोल्ट टरेट टियर 3 तक पहुंचता है, ये बदलने लगता है। लकड़ी की हड्डियों का ढांचा ठोस पत्थर में बदल जाता है, रैम्पार्ट के साथ निर्दोष रूप से मिल जाता है, बहुत ज्यादा टिकाऊ। अब एरोस्टॉर्म कौशल टियर 2 टरेट के आउटपुट के बराबर शक्ति वाले बोल्ट्स फायर करता है। असली नुकसान में एक नाटकीय बढ़ोतरी नहीं, लेकिन कम व्यक्तिगत शक्ति वाले एक बड़े रेत झुंड के खिलाफ ये विनाशकारी है। जितना भी आकर्षक हो, मैं अंत में पथ 1 के साथ जाता हूँ। बाहर 2 रेत अप कमांडर और उस लाल पालकी में रेत महिला, शक्ति अज्ञात, अभी भी देख रहे हैं। मुझे अभी सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है उन तीनों को सच में धमकाने की क्षमता।
पल मैं इसका मैकेनिज्म एक बार बिल्कुल काला धीरे धीरे एक गहरे लाल रंग में बदल जाता है। फिर हॉबल की आवाज़ आती है, तत्काल, जल्दी से, यंग मास्टर, रेत आ रहे हैं। मैं उस दिशा में देखता हूँ जहाँ हॉबल इशारा कर रहा है। ये कमांडर के बल से नहीं है, ये एक अलग समूह है, एंडलेस नाइट के बीच से गुजर रहे रेत्स। उनके पास अंग नहीं है, हर एक एक मांसल घूमने वाला गोला है जिसके सतह पर एक मानव चेहरा खिंचा हुआ है और वो घूम कर चलते हैं। वो बहुत सारे हैं, एक नज़र में 100 से ज़्यादा, लेकिन वो धीरे हैं, आराम से घूम रहे हैं जैसे वो सैर पर निकले हों। कमांडा, ब्लो ट्रेड्स, डस्क रैम्पार्ट पर अपनी जगह से तेजी और तेज से कहता है, हाथ में तलवार। मैं जानता हूं वो सिर्फ तूफान के मौसम में दिखाई देते हैं, आप उन्हें एक आम एंडलेस नाइट में नहीं देखेंगे। कोई असली लड़ाई की क्षमता नहीं है, उनका एकमात्र हथियार विस्फोट है। किसी भी ठोस चीज को छूने पर वो विस्फोट करते हैं, घने हरे कीचड़ में बदल जाते हैं, अत्यधिक करोसिव, और वो रैम्पार्ट को तेजी से खा जाएगा। और जब वो एक झुंड में आते हैं तो आमतौर पर इसका मतलब है कि दीवार गिरने वाली है। मैं कुछ नहीं कहता, समय नहीं है। जितना भी धीरे हों, ब्लो ट्रेड्स पहले ही आउटपोस्ट से 10 मीटर के अंदर हैं। उनमें से कुछ तो तूफान में जमीन से उठाए जा रहे हैं, बस नीचे गिरकर आगे घूमते रहते हैं। मैं आउटपोस्ट के पार धुंध में लाल पालकी की तरफ देखता हूँ। जिस पल ब्लो ट्रेड्स दिखाई दिए, पालकी और उसके आसपास के सभी रेट्स पहले ही ग्रे में वापस जा चुके थे और एंडलेस नाइट में गायब हो चुके थे। मैं एक धीमी सांस लेता हूं और अपने कोट से 5 और चमकदार टीयर 2 सोलस्टोन्स निकालता हूं। उन्हें दूसरे टीयर 2 बोल्ट टरेट में डाल देता हूं। जब ये टीयर 3 तक पहुंचता है, मैं एरोस्टॉर्म चुनता हूं। आउटपोस्ट अब एक ब्रेकिंग पॉइंट पर है। अगर दोनों समूह एक साथ हम पर आ जाते तो ये लड़ाई जीतने के लिए असंभव होती। लेकिन रेत महिला ने अपने बल लिए और एंडलेस नाइट में वापस चली गई। मैं इतना भोला नहीं हूं कि ये सोचूं कि ये निष्पक्षता से बाहर था। साफ है वो ब्लोट रेत से भी डरती है, एक चुभने वाली, असहनीय चीख आउटपोस्ट को चीर देती है। पहला ब्लोट रेत धुंध को तोड़कर आउटपोस्ट में घुस गया है। उसके शरीर पर खिंचे हुए मानव चेहरे सोल फ्लेम को महसूस करते ही अनियंत्रित रूप से चीखने लगते हैं, साफ तौर पर उसकी उपस्थिति से पीड़ा में। फिर भी उनका शरीर उसके तरफ सीधा घूमता रहता है। फिर रैम्पार्ट पर टीयर 3 बोल्ट टरेट पर खोदे गए रोन्स जीवन में आते हैं। दर्जनों जटिल चमकदार रोन्स मैकेनिज्म से उठते हैं और टरेट के चारों तरफ सफ़ेद रोशनी के एक घेरे में तैरते हैं। एक लगभग खामोश यांत्रिक गुंजन, फिर अंधा कर देने वाली तेजी से टरेट से रोशनी के बोल्ट्स का एक प्रबंध निकलता है। एक उल्टे झरने की तरह ऊपर उठता है। जमीन से दर्जनों मीटर ऊपर रोशनी के बोल्ट्स का एक कैनपी बनाता है, जोरों की बारिश के साथ मिल जाता है और रैम्पार्ट के पूरे उत्तरी चेहरे को ढक लेता है। क्रैकर। तूफान में फंसे दर्जनों घूमने वाले ब्लो ट्रेड्स लगभग एक ही पल में मिट जाते हैं। हवा गिली फटने वाली ध्वनियों के कोरस से भर जाती है। रोशनी के बोल्ट्स फीके पड़ जाते हैं, सिर्फ फैलते हुए हरे कीचड़ के। तालाबन में घुल रहे ब्लो ट्रेड्स के मैदान के अलावा कुछ नहीं छोड़ते। उनके कोर से सोल स्टोन्स निकलते हैं, कीचड़ में चुपचाप पड़े रहते हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं। ब्लो ट्रेड्स की पहली लहर लगभग नष्ट हो चुकी है, लेकिन कवरेज क्षेत्र पूरा नहीं है और कुछ स्लिप हो जाते हैं। जो अंदर आ जाते हैं वो रैम्पार्ट की तरफ नहीं जाते, वो किनारे के साथ स्किम करते हैं और सीधे गुजर जाते हैं। बिना दूसरी नज़र डाले एंडलेस नाइट में वापस गायब हो जाते हैं। मैं आउटपोस्ट के पश्चिमी तरफ से गुजरने वाले मुट्ठी भर पर एक छटके से नज़र डालता हूं और भीड़ में अभी भी घूम रहे ब्लो ट्रेड्स की भीड़ पर मैं रून से ढके टीयर -3 बोल्ट टरेट की तरफ जाता हूं। कोई झिझक नहीं, सॉकेट में एक सोल स्टोन दबाता हूं और बस कुछ सेकंड इंतजार करता हूं जब तक पर्याप्त ब्लो ट्रेड्स किल जोन में नहीं आ जाते। फिर से एरोस्टॉर्म ट्रिगर करता हूं, रून्स चल जाते हैं। रोशनी के बोल्ट्स का एक प्रबंध आसमान में उठता है और चीखते हुए तूफान में जोन के अंदर सब कुछ साफ हो जाता है। लेकिन हम में से कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा है। हर किसी का चेहरा गंभीर है, क्योंकि हर कोई जानता है कि हम सोल स्टोन्स की कमी से जूझ रहे हैं। सिर्फ 6 सोल स्टोन्स बचे हैं, 6 और एक्टिवेशंस, और ब्लो ट्रेड्स एंडलेस नाइट से भीड़ में आउटपोस्ट में आते रहते हैं। रुकने का कोई संकेत नहीं। फिर एक हल्की सी थड, एक भटका हुआ ब्लो ट्रेड रैम्पार्ट से टकरा गया है। ये टक्कर पर विस्फोट करता है और उसके पीछे छोड़ा गया हरा कीचड़ पहले ही पत्थर में घुस रहा है। मैंने गिनती खो दी है कि कितने स्लिप हो गए हैं, 5वां, 6ठा। एरोस्टॉर्म के चलते हुए भी कुछ कवरेज से निकलते रहते हैं और दीवार से टकरा जाते हैं।
इस बीच और भी ज्यादा ब्लोट रेट्स आउटपोस्ट के पश्चिमी तरफ से गुजर रहे हैं, अंधेरे में घूम रहे हैं। आउटपोस्ट कभी उनका लक्ष्य नहीं था, हम बस रास्ते में हैं। ये ब्लोट रेट्स मेरे लिए यहाँ नहीं है, और फिर भी मैं यहाँ मौत के किनारे पर धकेला जा रहा हूँ। क्या हम रुककर इंतजार कर सकते हैं? मैं टरेट में एक और सोलस्टोन डालता हूँ, आम से थोड़ा तेज बोलते हुए। ये ब्लोट रेट्स हमें सीधे टारगेट नहीं करते लगते, और जब वो गुजर रहे हैं दूसरे रेट्स दूर रहते हैं। अगर हम जमीन के नीचे चले जाते हैं, प्रवासन का इंतजार करते हैं, फिर एक सोल फ्लेम दोबारा बनाते हैं। वो काम नहीं करेगा। रेक्स उसे तुरंत रोक देता है। एक आर्किटेक्ट एंडलेस नाइट के दौरान एक सोल फ्लेम नहीं बना सकता। वो नहीं समझता कि कमांडर ये क्यों नहीं जानता, लेकिन अब हैरान होने का समय नहीं है। मैं जाऊंगा। ऐश फिर से आगे बढ़ता है, अपना सर ऊपर उठाकर एरोस्टॉर्म की तरफ देखता है, जो लग रहा है कि 100वीं बार आसमान में लॉन्च हो रहा है। रैम्पार्ट को पकड़कर जब तक उसके नाखून सफ़ेद नहीं हो जाते, और तेजी से बोलता है, बाहर बहुत सारे ब्लोट रेट्स गिर गए हैं, सोल स्टोन्स हर जगह हैं। मैं बाहर जाता हूँ, उन्हें पकड़ता हूँ और उन्हें दीवार के पार वापस फेंकता हूँ। मैंने आज रात की बातचीत के दौरान जो कहना चाहता था वो कभी नहीं कह पाया। मैं बस एक बार घर जाना चाहता हूँ। रेक्स जानता है कि मेरा परिवार कहाँ रहता है। अगर कभी कोई मौका मिले तो मेरी राख घर ले आना, उन्हें गांव के प्रवेश द्वार पर पुराने शहतूत के पेड़ के नीचे दफनाना। ऐश फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार अलग है। ब्लोट रेत झुंड बहुत बड़ा है। जब एरोस्टॉर्म फायर करता है, एक छोटा सा विंडो होता है, 1 सेकंड का एक हिस्सा, जहां मैदान साफ हो जाता है, लेकिन पीछे के रैंक उससे लगभग तुरंत भर देते हैं। वापस आने के लिए इतना समय काफी नहीं है। जो कोई भी बाहर फंस जाता है वो अगली लहर द्वारा निगल लिया जाता है। वो गैप सिर्फ ऐश के लिए इतना लंबा है कि वो मुट्ठी भर सोल स्टोन्स उठा सके, उन्हें एक बोर में भर सके और उसे दीवार के पार वापस फेंक सके। सोल स्टोन्स वापस आ सकते हैं, ऐश नहीं। डस्क, जो शांति से एक तरफ खड़ा था, अचानक ऐश के कंधे पर थपथपाता है और अपनी तलवार, जो उसके हाथ से कभी नहीं छूटी, ऐश की बाहों में दबा देता है। तुम जवान हो, इसे सुरक्षित रखो, ये मेरे साथ बहुत लंबे समय से है। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, डस्क दीवार के ऊपर से झूल जाता है और मूसलाधार बारिश में गिर जाता है। रैम्पार्ट के बाहर बंजर जमीन पर साफ उतरता है। ठीक समय पर एरोस्टॉर्म फायर करता है और दीवार के सामने एक छोटा सा क्लियरिंग खुल जाता है। दुस 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वो हरे कीचड़ से गुजर जाता है, जलन को नजरअंदाज करते हुए, और पागलों की तरह सोलस्टोन के बाद सोलस्टोन को बैग में भरता है। वो ऊपर देखता है। ब्लोट रेट फी अगली लहर उस पर आ रही है। उसकी आंखों में अनचाहे डर की एक झलक आती है। वो एक गहरी सांस लेता है, अपनी पूरी ताकत अपनी बाहों में डाल देता है और एक गरज के साथ बैग को रैम्पार्ट के पार फेंक देता है। फिर वो जहां है वहां खड़ा हो जाता है, अपना चेहरा लगातार बारिश की तरफ उठाता है, अपनी बाहें चौड़ी करता है, अपनी आंखें बंद करता है और इंतजार करता है। एक हंसी उसके मुंह से निकल जाती है। वो सालों से ऐसे नहीं हंसा था। बुरा नहीं है, अंत से पहले सपना जीने को मिला, आखिरकार एक हीरो बन गया, हर बिट के लायक है। उसका नाम डस्क है, रवीन आउटपोस्ट 16 का स्टेशन कमांडर। वो बचपन से तलवार से प्यार करता था। वो बड़ा हुआ। वो हमेशा से हीरो बनने का सपना देखता था, लेकिन उसमें कभी वो हुनर नहीं था, कभी मौका ही नहीं मिला। वो बस टियर -2 अवेकन तक ही पहुंच पाया। रावीन वैंग क्लैन के नीचे एक स्टेशन कमांडर के रूप में उसने सालों गुजार दिए, ये सोचते हुए कि बस यही उसकी जिंदगी है। फिर तूफान का मौसम आया और वो केडन के साथ हो लिया। ऐश को बाहर खतरा मोल लेते हुए और खुद को कुर्बान करते हुए देखा। इसने उसके अंदर एक ऐसी आग जला मेहनत के लायक थी। डस्क अब किसी अनजान की तरह नहीं मरेगा। उस दीवार पर खड़े लोग उसका नाम याद रखेंगे। लेकिन डस्क, बाहें अभी भी फैलाए हुए, थोड़ी आसमान की तरफ उठाए हुए, अपने चेहरे पर गिरती ठंडी बारिश को महसूस करता है और सबके बावजूद अपनी नाक से कोड़ने से खुद को नहीं रोक पाता। लोग कहते हैं मौत के वक्त पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम जाती है, समय धीमा हो जाता है, लेकिन इतना धीमा? क्या मैं अभी तक मरा नहीं हूं? डस्क ने अपनी मैं इसे कब से रोक रहा था, लेकिन अब और नहीं रोक सकता। मैं जोर से हंस पड़ा। स्टाइल मारना बंद करो, तुम्हारे हाथ अब तक दर्द कर रहे होंगे। किस्मत मेरे साथ है। मैं रैम्पार्ट के ऊपर खड़ा हूं, हाथ दीवार पर टिके हैं, आंखें दूर तक देख रही हैं। ब्लोट रेट्स का झुंड भाग गया, क्योंकि ब्लोट रेट्स सिर्फ मांस के गोले होते हैं, ना कोई अंग, ना खुद को आगे बढ़ाने की ताकत। हवा ही उनके सफर का एकमात्र सहारा है।
जिसका मतलब है उनका अपनी दिशा पर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक उसी वक्त जब डस्क ने बैग दीवार के पार फेंका और मरने के लिए अपनी बाहें फैलाई, हवा पश्चिम की तरफ मुड़ गई और पूरा झुंड एंडलेस नाइट में दौड़ निकल गया। डस्क। मैंने ऐश से तलवार वापस ली और डस्क के रैम्पार्ट पर चढ़ते ही उसकी तरफ बढ़ा दी। अब मार्केट में एक टर्रेट बनाने के लिए किसी आर्किटेक्ट को बुलाओ तो कम से कम 150 सोल स्टोन्स लगते हैं। वो दिन दूर नहीं जब आप पूरे नॉर्दर्न के सबसे बड़े आर्किटेक्ट बन जाएंगे। ऑल्ड्रिच एक ठंडी हंसी हंसता है। उसकी आंखों में गर्व की एक झलक आती है। फिर वो आंगन में आसपास देखता है और माथे पर बल डालता है। क्लैनलॉर्ड कहाँ हैं? वो हमेशा सुबह के सेशन में आते हैं। नौकर के पास कोई जवाब नहीं है। रहने दो, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। नॉर्थ चन क्लैन रियासत के बगल वाले आंगन में एक युवक बारिश में तेजी से काउंसिल हॉल की तरफ जाता है। पिताजी, एक छोटा प्रणाम और वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। आज कुछ अजीब लग रहा है। उसके पिता का चेहरा गुस्से से भरा और काला है। सेड्रिक यहाँ है, सब मौजूद हैं। ये इमरजेंसी सेशन चैन क्लैन के भविष्य के बारे में है। खुलकर बोलो, जो तुम्हारे दिमाग में है वो कहो। सेड्रिक, जिसका पूरा नाम सेड्रिक एशफोर्ड है, नॉर्थ रिवर चैन क्लैन का पहला वारिस है। सब यहाँ हैं। सेड्रिक ने आंखें झपकाईं, थोड़ा हैरान होकर। वो इतना तेज है कि हवा में कुछ गलत होने की बू पहचान सके, लेकिन वो तुरंत अपने सबसे शांत लहजे में बैठ जाता है। आंखें नीचे, चेहरा बिल्कुल साफ। वो अभी यहाँ जूनियर है। जो भी हो, इसका उससे कोई लेना देना नहीं हो सकता। उसे बस चुप रहना है और अपना सर नीचे रखना है। लेकिन उसके पिता का एक वाक्य उसके पीठ पर ठंडी पसीने की लहर दौड़ा देता है। मेरा बेटा केडन कुछ दिन पहले बंजर जमीन पर भेजा गया था, एक स्टेशन कमांडर के रूप में, एक एस्कॉट और हॉबल नाम के एक नौकर के साथ। वो 3 सोल स्टोन्स लेकर गया था। कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है। सेड्रिक का रंग उड़ जाता है। इससे पहले कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, वो अपने पिता की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसकी आवाज़ कांपती है। पिताजी, चैन क्लैन के नियमों के मुताबिक केडन को फील्ड एक्सपीरियंस के लिए बंजर ज़मीन पर भेजना कोड के अंदर है, परंपराओं के अंदर है। सब कुछ नियम के मुताबिक किया गया था। वो पूरा नहीं कर पाता। उसे बीच में ही रोक दिया जाता है। मेज़ के सर पर बैठा आदमी होंठ पीछे बैठा है, एक उंगली लकड़ी पर थपथपा रहा है। तूफान का मौसम जल्दी आ गया। आज उन सभी आउटपोस्ट्स का तीसरा दिन है जो निकलने में बहुत धीरे रहे। सिर्फ 2 बचे हैं। वैंग क्लैन के नीचे रवीन आउटपोस्ट 16 और हमारे नीचे नॉर्थ रिव आउटपोस्ट 37। वो मेज पर एक रेतहाइट मैप फेंकता है, अपनी कुर्सी पर पीछे हटता है। कब इसका वजन समझता है। वो कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करता। मैंने उसे भेजने से पहले उस जगह की तलाशी ली थी। वहाँ अंदर कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली। मेरा भाई कभी आर्किटेक्ट नहीं बन सकता। क्लैनलॉर्ड थोड़ी थकी हुई हंसी हंसता है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। वो नहीं जानता उसकी पत्नी ने पीछे क्या छोड़ा था। शायद सच में कोई ऐसी रिलिक थी जो किसी आम अवेकेंट को एक आर्किटेक्ट में बदल सके। लेकिन उसने ये उससे क्यों छुपाया? क्या वो नहीं जानती थी कि अगर केडन आर्किटेक्ट बन सकता था तो वो उसे बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देता? वो उसका अपना खून है। लेकिन अब इस पर सोचने का कोई फायदा नहीं है। एक नया अवेकन आर्किटेक्ट जिसके पास ना कोई संसाधन है, ना कोई सहारा, वो तूफान का मौसम नहीं झेल पाएगा। केडन तो क्या, चैन क्लैन का अपना टियर 5 आर्किटेक्ट भी नहीं। अगर बिना किसी सहारे के बंजर जमीन में फेंक दिया जाए, तभी काउंसिल हॉल के दरवाजे जोर से खलते हैं। ऑल्ड्रिच अंदर आता है, चेहरा गुस्से से भरा हुआ, और कुर्सी पर बैठ जाता है। क्या यहाँ कुछ इतना जरूरी डिस्कस हो रहा है जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था? इतने सालों से इस क्लैन को सब कुछ देने के बाद मुझे बैठने तक का मौका नहीं मिलता। क्लैन लॉर्ड रुकता है, एक हल्की मुस्कान लाता है, ऑल्ड्रिच के पीछे जाता है और दोनों हाथ उसके कंधों पर रखता है। उसका लहजा थोड़ा थका हुआ है। आप ही हमेशा कहते हैं कि मुझे आपको हर छोटी बड़ी मीटिंग में नहीं खींचना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा इतनी भारी बारिश में आपके आराम में क्यों खलल डालूं। कुछ खास नहीं, बस तूफान का मौसम। क्लैन के अगले कदमों के बारे में बात कर रहे हैं। सच में? ऑल्ड्रिच उसे तिरछी नजर से देखता है, विश्वास नहीं करता। लेकिन तभी वो मेज पर सेड्रिक को देखता है और उसका शक एक प्यारी मुस्कान में बदल जाता है। सेड्रिक भी यहाँ है। सुनिश्चित करें कि आप उसे चीजों में शामिल करें, उसे सीखने का मौका दें। मैंने इस लड़के को बड़े होते देखा है, इसमें वो बात है। नौजवानों को एक मौका दें। क्या मुझे आपके बताने की जरूरत है? क्लैन लॉर्ड गुस्से का नाटक करता है। वो मेरा बेटा है। आपको लगता है मुझे नहीं पता वो क्या कर सकता है? ठीक है, बहुत हुआ। सेशन खत्म। सुबह की ट्रेनिंग।
क्लैन लॉर्ड और एल्डर्स काउंसिल हॉल से बाहर निकल जाते हैं, सेड्रिक को पीछे छोड़ते हुए, जिसका चेहरा पीला पड़ गया है। वो कुर्सी पर सिमट गया है, शरीर हल्का सा कांप रहा है, आंखें नफरत से भरी हैं। लेकिन फिर धीरे से उसके मुंह का कोना उठता है। किस्मत अच्छी है कि तूफान का मौसम जल्दी आ गया। किस्मत मेरे साथ है। कहीं और बंजर जमीन में रवीन आउटपोस्ट 16 डस्क अपनी टीम के साथ खंडरों में बचने वालों की तलाश कर रहा है। वो रेत हाइड मैप पर मौजूद कोऑर्डिनेट्स का पीछा करते हैं। काफी देर तक बारिश में चलते हैं और आखिरकार एक ऐसे आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं जिसकी रोशनी अभी भी जल रही है। बारिश में कुछ कैबिन खड़े हैं। ओल्ड ग्रेव्स, ओल्ड ग्रेव्स! डस्क दरवाजे से अंदर जाते हुए चिल्लाता है। उसकी आवाज तूफान में गूंज रही है। उसकी आवाज बारिश को चीरते हुए कैबिन्स तक पहुंचती है। अगर उसे सही याद है तो यहाँ के कमांडर का नाम ओल्ड ग्रेव्स है। कोई जवाब नहीं मिलता। डस्क की भौहें सिकुड़ती हैं। वो एक कैबिन की तरफ जाता है और खटखटाता है। अभी भी कुछ नहीं। वो धक्का देकर दरवाज़ा खोलता है और पुकारता है, ओल्ड ग्रेव्स। उसकी आवाज़ दब जाती है। दरवाजे के बीच में उसका दाहिना पैर कोने में रखी गाड़ी में काम की चीज़ें लाद दो। फिर वो आगे बढ़ता है, एक एक करके लाशों को नीचे उतारता है और उनकी जेबों में कीमती चीज़ें ढूंढता है। वो उनके कपड़े भी उतार लेता है, रस्सी ले लेता है, कुछ भी बर्बाद नहीं करता। बाहर सोल फ्लेम लगभग बुझने वाली है। उसके कमांडर की मौत के साथ ही सोल फ्लेम धुंधली होती जा रही है। ज्यादा देर नहीं लगेगी जब ये पूरी तरह अंधेरी हो जाएगी। एंडलेस नाइट फिर से शुरू होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बचा है और मैं जाग जाता हूँ। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोता हूँ। कैबिन के दरवाजे पर खड़ा होकर बाहर देखता हूँ। कल रात की नींद बहुत मुश्किल थी। मैं पूरी रात ठंड से ठिठुर रहा था। यहाँ के हालात थोड़े बेहतर होने चाहिए। कैबिन के अंदर सिर्फ मैं हूँ, बाकी सब पहले ही काम पर निकल चुके हैं। मैं रैम्पार्ट से बाहर कदम रखता हूँ और हॉबल को क्रॉप प्लॉट में रेत लाशों को दफनाते हुए देखता हूँ। यंग मास्टर, हॉबल मुझे देखता है और दौड़कर पास आता है। आंखें खुशी से चमक रही हैं। यहाँ सब बढ़िया है। कल तक फसल कटने के लिए तैयार हो जानी चाहिए। मैं क्रॉप प्लॉट में उन अंकुरों को देखता हूँ जो अब आधा मीटर ऊंचे हैं और मजबूती से बढ़ रहे हैं। एक हल्की हंसी, एक सर का इशारा, वापस काम पर लग जाओ। हिसाब के मुताबिक कल ठीक 3रा दिन है इस बैच की फसल काटने का वक्त। ठीक अभी बारिश से भीगी मिट्टी की खुशबू धुंध को चीरते हुए मेरे दिमाग को ताज़ा कर देती है। मेरी नज़र अपने सीने से लगे 3 रेलिक्स पर पड़ती है। कल रात की कमाई। अगला काम आउटपोस्ट को और मजबूत बनाना। आज रात जो भी आए मुझे तैयार रहना होगा। पहला रेलिक एक स्कीमेटिक है। नाम हनीकॉम कॉन्डुएट, ग्रेड वाइट। असर एक मॉड्यूल ब्लूप्रिंट जो आउटपोस्ट के हर स्ट्रक्चर के साथ कंपैटिबल है। मैंने अपने हाथ में ब्लूप्रिंट को मसल दिया और मेरे दिमाग में नाइट लॉर्ड पैनल तुरंत बदल गया। इस बार इसने कोई नया स्ट्रक्चर नहीं जोड़ा, इसने एक पूरी नई कैटेगरी जोड़ दी। अभी जो स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, सोल फ्लेम, बोल्ट टरेट, रैम्पार्ट, क्रॉप प्लॉट, कैबिन, रिचुअल टावर, वॉच टावर, स्नैप ट्रैप और ट्रैप। अभी बनने वाला नया मॉड्यूल कंड्यूट पाइप, और इसका डिस्क्रिप्शन बहुत छोटा है। कंड्यूट पाइप सभी स्ट्रक्चर्स के साथ कंपैटिबल है। कीमत 1 सोलस्टोन प्रति मीटर। मुझे अभी पूरी तरह समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन एक बात मैं पक्की जानता हूँ, इंसान करके ही सीखता है। मैंने एक सोलस्टोन तोड़ा और दूधिया सफ़ेद तरल बहने लगा। 1 मीटर लंबी कॉन्डुइट पाइप का फैंटम हवा में शांति से तैरने लगा। इसका साइज पूरी तरह बदला जा सकता है, 1 सेंटीमीटर जितना पतला और पूरे 1 मीटर जितना चौड़ा। मैंने इसे 10 सेंटीमीटर पर सेट किया। जैसे ही वो फैंटम पाइप दिखा, आउटपोस्ट का हर स्ट्रक्चर सफ़ेद रोशनी के वारफी वारप्लेन्स में बदल गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके पहले निर्माण के वक्त हुआ था। लेकिन हॉबिल और बाकी लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। साफ है, सिर्फ मैं ही इसे देख सकता हूँ। मेरी आंखें सिकुड़ती हैं। मैं कॉन्डूर पाइप को सोल फ्लेम की तरफ ले जाता हूँ। जैसे ही दोनों वायर फ्रेम्स एक दूसरे को छूते हैं, वो तुरंत जुड़ जाते हैं और ठोस हो जाते हैं। फिर सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। आउटलाइंस गायब हैं। आउटपोस्ट के बीच की सोल फ्लेम बदल गई है। इसका आधार पहले पत्थरों का एक ढेर था। लौ ठंडी, हल्की सफ़ेद थी, लेकिन अब आधार में कॉन्डुइट पाइप का एक हिस्सा धंसा हुआ है, जैसे वो हमेशा से वहीं के लिए बना हो। बुनियाद के साथ बिल्कुल घुला मिला, जमीन से सटा हुआ। अगर आप सही एंगल से देखें तो आप देख सकते हैं कि ठंडी सफ़ेद लौ पाइप के अंदर आगे पीछे बह रही है। मैं अपने सामने जो है उसे देखकर जम जाता हूँ।
मेरे दिमाग में एक संभावना चमकती है जो इतनी अच्छी है कि यकीन करना मुश्किल है। क्या ऐसा हो सकता है? मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं झिझकता। मैं 20 सोल स्टोन्स खर्च करता हूँ। 20 मीटर लंबी कॉन्डुइट पाइप फैंटम के रूप में अपनी जगह लेती है। आउटपोस्ट का हर स्ट्रक्चर फिर से सफ़ेद वायर फ्रेम्स में बदल जाता है। मैं उस 20 मीटर लंबी पाइप को उससे जोड़ता हूँ जो पहले से सोल फ्लेम से जुड़ी है। इसे रैम्पार्ट के आधार से होते हुए दूसरी तरफ से आउटपोस्ट की दीवार के 1 मीटर बाहर तक निकालता हूँ। पाइप ठोस हो जाती है, सोल फ्लेम की ठंडी सफ़ेद लौ पाइप में भर जाती है और जो मैं अगले पल देखता हूँ वो मुझे डंग कर देता है। मेरी सांस अटक जाती है। मैं अपने नाइट लॉर्ड पैनल पर कॉन्डुइट पाइप की एंट्री को घूरता हूँ। फिर मैं ज़ोर से हंस पड़ता हूँ। ओहो, ये तो कमाल है। कॉन्डुइट पाइप सेफ जोन को बढ़ा देती है। वो 1 मीटर हिस्सा जो दीवार के बाहर निकला है वो अब सेफ जोन है। सोल फ्लेम जहां जहां पाइप जाएगी वहीं वहीं बहेगी और जहां तक वो पहुंचेगी वो सब मेरा है। मेरे दिमाग में आइडियाज का धमाका हो जाता, हर इंच मेरा होगा। मैं दीवार के की सामान भी, लेकिन पास में अब ज़्यादा आउटपोस्ट नहीं बचे। जो बचे हैं वो बहुत दूर हैं। एक दिन में वहाँ से वापस आना मुश्किल है। मैं कुर्सी पर पीछे हटकर बैठता हूँ और दीवार पर लगे व्रेथ हाइड मैप को देखता हूँ। मेरी आंखें सिकुड़ती हैं। ये एक समस्या है। पैदल आप सिर्फ एक हद तक ही जा सकते हैं, लेकिन बंजर ज़मीन पर लगभग 30 छोड़े हुए आउटपोस्ट्स बिखरे हैं। अगर हर एक में सिर्फ 100 सोल स्टोन्स भी हों तो ये कुल 3000 होंगे। एक बहुत बड़ी रकम रैम्पार्ट को टियर 2 तक अपग्रेड करने के लिए काफ़ी। लालच असली है, लेकिन हर जगह पहुंचने की मुश्किल हल करना आसान नहीं। वो बाद में देखेंगे। मैं थोड़ा सोचता हूँ, फिर धीरे से बोलता हूँ। पहले पास वाले आउटपोस्ट वापस आते वक्त मैंने बंजर ज़मीन पर एक अंडा देखा जो यूं ही वहाँ पड़ा था। यहाँ बाहर कुछ रहता नहीं है तो वो किसने दिया होगा? मैं देखने गया और वो चीज़ अपने आप फट गई। उसमें से एक गंदी बदबू वाला तरल निकला। मैं काफ़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, थोड़ी देर और बारिश में खड़े रहो। वो अंडा शायद व्रेत का अंडा था। मुझे तुमसे कोई बदबू नहीं आ रही, लेकिन मैं व्रेत्स की तरफ से नहीं बोल सकता। बारिश में रहो, बदबू साफ कर लो। ये सुनते ही डस्क का चेहरा बदल गया। उसे तुरंत खतरे का एहसास हुआ। वो देर नहीं करता और तुरंत दरवाजे से बाहर निकल जाता है। मैं अगले कदम के बारे में सोचने लगता हूँ। पहली ज़रूरत बंजर ज़मीन के हर तबाह आउटपोस्ट से सोल स्टोन्स लाना। ट्रांसपोर्ट। थोड़ी देर बाद मैं कॉन्डुइट पाइप और स्पाइक ट्रैप्स को देख रहा हूँ और एक आइडिया बनना शुरू होता है। मैं इसे कुछ सेकंड तक दिमाग में पक्का करता हूँ। मैं 2 सोल स्टोन्स निकालता हूँ और एक और स्नैप ट्रैप बनाता हूँ। फिर इसे टियर 2 में अपग्रेड करने के लिए 10 और खर्च करता हूँ। इस बार मैं वो रास्ता चुनता हूँ जो स्पाइक्स के वापस आने की रफ्तार बढ़ाता है। मैं 1 मीटर चौड़ी कॉन्डुइट पाइप बनाता हूँ। मैं उसे स्पाइक ट्रैप के ऊपर रखता हूँ। फिर एक दूसरी पतली पाइप बनाता हूँ। वो पतली पाइप मेज पर सीधी खड़ी है, जो बार बार नीचे बड़ी पाइप के आधार में जाती है। हर बार से नीचे का स्पाइक ट्रिगर होता है। हर बार जब स्पाइक निकलता है वो पाइप को ऊपर की तरफ धकेलता है। विस्फोटक ताकत, लगातार और बार बार होने वाली। हाँ, यही है। मैं एक गाड़ी बना रहा हूँ। इसका मुख्य उसूल एक इंटरनल कंबस्शन इंजन जैसा ही है। एक कच्चा लेकिन काम करने वाला स्पाइक पिस्टन इंजन आकार लेने लगता है। अब इसे बस एक चेसिस, एक मेन ड्राइव शाफ्ट, गियर्स और पहियों की ज़रूरत है। पिस्टन्स की आगे पीछे की हरकत को घूमने में बदल दो और आपके पास एक गाड़ी है। पुरानी ढंग की, लेकिन ये चलती है। कितनी तेज कहना मुश्किल है। ये इस पर निर्भर करता है कि स्पाइक कितनी जोर से निकलता है और कितनी जल्दी वापस सेट होता है। गियर्स, लेकिन इस दुनिया में गियर्स नहीं है। रुको, क्या डिपो में मैंटिस रेत के मटेरियल का ढेर नहीं है? वो ब्लेड आर्म्स, मैंने उन्हें पहले टेस्ट किया था। बहुत मजबूत है। मैं मेज से नीचे कूदता हूँ। मैं बड़ी कॉन्डुइट पाइप और स्पाइक ट्रैप उठाता हूँ और बाहर जाता हूँ। अगर ये काम कर गया तो इस बंजर जमीन के हर तबाह आउटपोस्ट का हर संसाधन मेरा होगा। एंडलेस नाइट शुरू होने में 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त बचा है। काफी समय है। जैसे ही मैं इशारा देता हूँ, आउटपोस्ट का हर इंसान काम पर लग जाता है। लगभग 1 घंटे में बंजर जमीन की सबसे पहली गाड़ी तैयार हो जाती है। डस्क से रहा नहीं जा रहा। वो इसे चलाने के लिए बेचैन है। वो अंदर कूदता है और उस खड़खड़ाती लकड़ी की मशीन को बंजर जमीन पर दौड़ा देता है। ये हाँ, सब लोग उसे दूर जाते हुए देखते हैं। उसकी खुशी की चीखें बारिश में गूंज रही हैं। वो चीज तेज है। थोड़ी देर में डस्क गरजती हुई गाड़ी के साथ वापस आता है, चेहरा खुशी से लाल है, आंखें मुझ पर टिकी हैं। चीफ, इसे मैं दूर के आउटपोर्ट्स तक पहुंच सकता हूं। बहुत ज्यादा सोल स्टोन्स, बहुत ज्यादा सामान। मैं उसे देखता हूं।
ये पहला मॉडल है। अगले कुछ दिन इसे आसपास चलाओ, देखो कि कुछ टूट तो नहीं रहा। ठीक है, अंधेरा होने वाला है। जो आराम पर हैं वो सो जाएं, जो पहरे पर हैं वो दीवार पर पहुंचे। जाओ अब। आधे घंटे बाद घना अंधेरा वापस उमड़ता है और पूरी दुनिया को निगल लेता है। रामपाट पर मैं उस छोटे से बारिश के शेल्टर में खड़ा हूं जो ग्रब ने आज दीवार पर बनाया है। ठंडी रात की हवा, बारिश का हल्का एहसास। मैं दीवार के पार ग्रे धुंध को घूरता हूं। मैं सोचता हूं कि क्या आज रात भी कल की तरह बिल्कुल शांत होगी। जैसे ही अंधेरा छाता है वो वहां होते हैं। धुंध हिलने लगती है। ग्रे अंधेरे से एक के बाद एक व्रेट्स निकलने लगते हैं। एप व्रेट्स, स्टिल्ट व्रेट्स, मैंटिस व्रेट्स और एक पुरानी दोस्त, वो व्रेत महिला अपनी लाल पालकी में बैठी हुई, जिसे 4 स्टिल्ट व्रेट्स ने उठाया है। लेकिन इस बार कुछ अलग है। लगभग 100 ब्लोट व्रेट्स बंधे हुए और जमीन पर फेंके हुए रेत सेना के सामने तड़प रहे हैं। सब तैयार? मैं मुड़ता हूं। मैं रैम्पार्ट पर लगे 10 टियर 2 बोल्ट टरेट्स और 2 टियर 3 बोल्ट टरेट्स को देखता हूं। मेरी सांस थोड़ी आसान हो जाती है। हम टिक सकते हैं। मेरे पास अभी भी 300 से ज्यादा सोलस्टोन्स बच के रखे हैं। अगर हालात बिगड़े तो मैं वहीं सुरक्षा बढ़ा सकता हूं। फिर एक तेज पागलपन भरी हंसी गूंजती है और रेत महिला पूरा हमला शुरू कर देती है। स्टिल्ट रेट्स, हर एक 3 मीटर से ज्यादा लंबा, धुंध से निकलकर आउटपोस्ट की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो पास आते हैं वो ब्लोट रेट्स को उठाते हैं और पूरी ताकत से उन्हें रैम्पार्ट पर फेंकते हैं। दीवार पर लगे बोल्ट टरेट्स तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक बोल्ट निशाने पर लगता है। हवा में उड़ते ब्लोट रेट्स वो बीच रास्ते में ही फट जाते हैं और गंदी हरी आग छोड़ते हैं। लेकिन कुछ निकल जाते हैं जो जोर से रैम्पार्ट से टकराते हैं। टकराते ही हरा तरल फटता है और दीवार खुद को ही खाने लगती है। कुछ ही पलों में जिन हिस्सों पर चोट लगी वो खोखले और तबाह होने लगते हैं। वो ब्लोट रेट्स को ग्रेनेड्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं दीवार के पीछे नीचे झुक जाता हूं। मैं किनारे से बाहर निकल रही हरी आग को देखता हूं और खुद को गाली देने से नहीं रोक पाता। अब मुझे समझ आया कि रेत महिला कल रात क्या कर रही है। वो रेत सर्च का पीछा कर रही थी, ब्लोट रेट्स का ढेर इकट्ठा कर रही थी ताकि उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। इस हमले के बीच हम दीवार के पीछे सर छुपाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बाकी काम हम ब्लेड टावर्स पर छोड़ देते हैं। ये हमला बहुत भयानक है। स्टिल्ट रेट्स का एक हिस्सा फेंकने का काम संभाल रहा है, जबकि बाकी दीवार पर सीधा हमला कर रहे हैं। मैंटिस रेट्स और एप रेट्स उनके ठीक पीछे उमड़ रहे हैं। ब्लेड स्टॉर्म, टियर 3 ब्लेड टावर रुकता नहीं है। वो आसमान में बोल्ट्स की बौछार पर बौछार करता रहता है। हर निशाना दरार से अंदर आने की कोशिश करने वाले रेत को लगता है। लाशों का ढेर तेजी से लगने लगता है। 10 टियर 2 बोल्ट टरेट्स लगातार फायरिंग जारी रखते हैं। फिर जमीन हिलने लगती है। काली धुंध से स्टिल्ट रेत कमांडर आउटपोस्ट के मैदान में आगे बढ़ता है। हर कदम जमीन में कंपन पैदा करता है। प्रजाति वही है, लेकिन ये वाला एक बिल्कुल अलग लेवल पर है। उन अंगों में मौजूद ताकत खौफनाक है। वो एक ही बार में 2 मैंटिस रेट्स को पकड़ता है और दौड़ने लगता है। कुछ ही कदम और वो उन्हें आसमान की तरफ दीवार के पार फेंक देता है। वो आउटपोस्ट के बिल्कुल बीच में गिरते हैं। वो रुकता नहीं है। एक के बाद एक मैंटिस रेट दीवार के पार गिरते हैं। हर एक जोर से जमीन पर गिरता है और पल भर में सीधा खड़ा हो जाता है। चीसते हुए उनके हथियार उठते हैं। वो पत्थर की सीढ़ियों से होते हुए सीधा हम पर हमला करते हैं। इस बीच और भी स्टिल्ट रेट्स दीवार के आधार तक पहुंच जाते हैं। वो पास के मैंटिस रेट्स को पकड़ते हैं और उन ब्लेड आर्म्स को दीवार तोड़ने के लिए हथौड़े की तरह पूरी ताकत से इस्तेमाल करते हैं। एक ही पल में दुश्मन अंदर भी हैं और बाहर भी। दरवाजे पर खतरा है और हमारी पीठ पीछे भी। हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। सब जिंदा रहो, मैं गरजता हूं। ब्लोट रेट्स खत्म हो चुके हैं। दीवार का ये हिस्सा बुरी तरह खोखला हो चुका है, लेकिन अभी गिरा नहीं है। कई स्टिल रेट्स ने कमजोर हिस्से पर निशाना साध लिया है, जोर लगा रहे हैं। टियर 3 ब्लेड टावर, जिसे मैंने फायर एलिमेंट से मजबूत किया था, अंदर आए स्टिल्ट रेट कमांडर पर सटीक निशाने लगा रहा है। टियर 3 बहुत जोर से लगता है। बोल्ट्स ओलो की तरह बरस रहे हैं। 3 बोल्ट्स लगते हैं। कमांडर मुश्किल से कुछ ही कदम और चल पाता है। फिर वो लड़खड़ाता है, जमीन पर गिरता है और फिर नहीं उठता। खत्म। लॉन्चर के बिना दीवार के किनारे वाले रेट्स को जल्दी ही साफ कर दिया जाता है। दूसरा टियर 3 बोल्ट टरेट ब्लेड स्टॉर्म क्षमता को बार बार चला रहा है। अंदर आए रेट्स को काट रहा है। बिना रुके बाएं दाएं फायरिंग कर रहा है। आउटपोस्ट एक ऐसे जहाज की तरह लग रहा है जो तूफान में पलटने वाला है, लेकिन ये चट्टान की तरह मजबूत है।
हमारा काम आसान है, जिंदा रहना। तभी एक मैंटिस रेत अचानक अंधेरे से बाहर निकलता है। वो हवा में कूदता है, दोनों तलवारें उठी हैं, चीखते हुए वो हम पर गिरता है। टक्कर से ठीक पहले हॉबल आगे बढ़ता है, हाथ में डिवाइन लैंस लिए, और उसका सामना करता है। वार रोक लिया जाता है, लेकिन उसकी ताकत हॉबल को सीधा जमीन में धंसा देती है। बारिश के बीच एक अवेकन भी मुश्किल से बच पाता है। मैं दीवार के पार ग्रे धुन, अगर वो आज रात बच गई तो वो कुछ और भी बुरा लेकर वापस आएगी। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस उसे जाते हुए देख सकता हूँ। ब्लेड टावर सिर्फ सेफ जोन के अंदर की चीज़ों को ही निशाना बना सकते हैं। तभी पालकी उठाए चारों स्टिल्थ हेड्स कुछ मीटर पीछे हटते हैं और अचानक आउटपोस्ट की तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ने लगते हैं, तेज, और वो सीधा दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं, पालकी समेत। जिस पल वो अंदर पहुंचते हैं, पालकी फट जाती है, उसके टुकड़े जमीन पर बिखर जाते हैं। चारों स्टिल्ट रेट्स उस विस्फोट में चिथड़े चिथड़े हो गए। आहा, एक तेज पागलपन भरी हंसी आउटपोस्ट के हर कोने में गूंजती है, और वो वहां खड़ी है, नंगे पैर जमीन पर, वो व्रेत महिला, दीवार पर सबको घूरती हुई। त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद, हर एक नक्श इतने सटीक जैसे किसी माहिर कारीगर ने पूरी जिंदगी सिर्फ एक चेहरे को तराशने में लगा दी हो। खूबसूरत, ये पहली चीज़ है जो मेरे दिमाग में आती है। एक व्रेत होने के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत, जैसे कुछ ऐसा जो ये जिंदा दुनिया खो चुकी है। उससे एक ठंडी, अनछुई शराफत की महक आ रही है, और बिना किसी चेतावनी के मेरे विचार जम जाते हैं। दुनिया खामोश लगने लगती है। फिर मेरी गर्दन के पीछे ठंडी बारिश की एक बूंद गिरती है, और दीवार के अंदर से डस्क की गरजती आवाज़ मुझे वापस खींच लाती है। डस्क अंदर कैबिन के पास खड़ा है, हाथ में क्लीवर उठाए चिल्ला रहा है। हम सबको उस ट्रांस, बेहोशी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। जहां वो खड़ा था वहां से हम सब अचानक बिल्कुल खाली, ब्लैंक हो गए थे। एक ऐसा रेत जो हिप्नोटाइज कर सके, ये तो साफ है। हो जाओ, मैं सबसे पहले आज़ाद होता हूँ। मैं सबको दीवार के पीछे धक्का दे देता हूँ। रेत महिला के पीछे उसके बाल स्याही जैसे काले और झरने जैसे लंबे पहले ही हिलने लगे हैं, फैल रहे हैं। वो हमारी तरफ बिजली की तरह लपकते हैं। जिस पल उसने आउटपोस्ट में कदम रखा, बोल्ट टरेट का मैकेनिज्म बिना रुके चलने लगा। एक के बाद एक बोल्ट बारिश भरी रात को चीरते हुए रेत महिला की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादातर बोल्ट्स तो उसके बालों की चलती हुई दीवार से टकराकर हट जाते हैं, लेकिन टरेट्स बहुत सारे हैं, काफ़ी बोल्ट्स लिखाते हैं। जब तक हम में से कोई भी शुरुआती सेकंडों में उन सुई जैसे बालों से नहीं मरता, टरेट का नुकसान उसे ढेर कर देगा। उसका प्लान साफ है, टरेट की फायरिंग झेलो, सर काट दो तो शरीर गिर जाएगा, मुझे मार दो तो ब्लेड टावर्स अंधेरे हो जाएंगे, सोल फ्लेम बुझने लगेगी। लेकिन मैं जाग रहा हूँ और मैं बच गया। इसका मतलब रेत महिला के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मौत। फायर एलिमेंट टियर 3 ब्लेड टावर, मैंने इसे खास तौर पर उसके लिए बनाया था। ये अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। एक के बाद एक बोल्ट उसमें धंस जाते हैं, इतनी तेज कि वो बच नहीं पाती। बोल्ट्स उसके शरीर के पार निकल जाते हैं। जख्म से कोई खून नहीं निकलता, बस झुलसा हुआ काला मांस। अब तक बाकी सब भी ट्रांस से बाहर आ चुके हैं। किस्मत अच्छी थी कि डस्क दीवार के अंदर था। उसने रेत महिला को सीधा नहीं देखा और उसने ही मुझे बचा लिया। अगर वो भी देख लेता तो शायद हम बच नहीं पाते। एक रेत जो हिप्नोटाइज कर सके, सच में खौफनाक। धुंध खाली है, एक भी रेत नहीं बचा। जाकर सो जाओ, मैं डस्क की तरफ देखता हूं जो दीवार पर ऊपर आता है। तुम्हें कल सुबह फिर निकलना है, अभी आराम करो। हम संभाल लेंगे। फिर मैं हॉबेल और बाकी लोगों की तरफ मुड़ता हूँ। मैदान जल्दी साफ करो, रात अभी खत्म नहीं हुई है, और भी आ सकते हैं। पिछले कुछ दिनों के बाद अब सब एक टीम की तरह काम करते हैं। एक आदेश और हॉबेल और उसकी टीम पहले ही काम पर लग गई है। वो रेत अवशेषों से सोल स्टोन्स निकालते हैं और गिरे हुए रेलिक्स इकट्ठा करते हैं। रेत मटेरियल्स अभी के लिए ऐसे ही रहने दो, सुबह उनसे निपटेंगे। मैं सीधा दीवार के तबाह हिस्से की मरम्मत करने जाता हूँ। उसके बाद हम बारी बारी से पहरा देते हैं। रात तेजी से बैठ जाती है। रात के दूसरे हिस्से में सिर्फ कुछ दर्जन भटके हुए रेत सी आते हैं, कोई असली खतरा नहीं। फिर सुबह होती है। कैबिन के अंदर एंडलेस नाइट कैलेंडर पर एक और निशान लग जाता है। बंजर जमीन के बारिश के मौसम में ये चौथी रात थी जिसे हमने पार किया। जैसे ही रोशनी होती है, डस्क अपनी टीम के साथ हाथ में क्लीवर लिए फिर से रास्ते पर निकल जाता है, पास के बचे खुचे तबाह आउटपोस्ट से काम की चीजें लेने। एक सख्त लड़ाई की रात के बाद असर एक ऑल्टर बनाने की अनुमति देता है।
इसके अंदर जख्मों का इलाज किया जा सकता है। जख्म ठीक करता है। मैं धीरे से और अब मैं सबके ऊपर एक ऑल्टर भी जोड़ रहा हूँ। मुझे जितनी जल्दी हो सके सोल फ्लेम को अपग्रेड करना होगा, सेफ जोन को बढ़ाना होगा और रैम्पार्ट को पूरे एक घेरे से बाहर धकेलना होगा। इसमें बहुत खर्च आएगा। मुझे पहले गाड़ी का टेस्टिंग पूरा करना होगा, फिर डस्क को बंजर बारिश में बेकार। आखिरी रेलिक खुद रेत महिला से मिला है। ग्रीन ग्रेड, चमड़े का एक अकेला टुकड़ा। रेलिक का नाम रेत हाइड, ग्रेड ग्रीन। असर, चमड़े का एक अनोखा टुकड़ा। इसका असली रूप देखने के लिए ब्लड ऑर्किड की ज़रूरत होती है। मैं माथे पर बल डालकर अपने हाथ में मौजूद हथेली जितने चमड़े के टुकड़े को देखता हूँ। ये सदियों पुराना लगता है, इतना घिसा हुआ जैसे सदियां बीत गई हों। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि ब्लड ऑर्किड क्या है या मैं इसे ढूंढना कहाँ से शुरू करूँ। मैं इसे सुरक्षित रखूंगा और बाद में देखूंगा। एक बार बारिश का मौसम खत्म हो जाए फिर मुझे नॉर्थन शहर जाना होगा। यहाँ बंजर ज़मीन पर रहने से मैं सबसे कटा हुआ हूँ। इसे बदलने की ज़रूरत है और इसके लिए बहुत सोच समझकर प्लान बनाना होगा। लेकिन पहले सबसे ज़रूरी काम, बारिश के मौसम में जिंदा रहना। मैं मिट्टी के बिस्तर पर लेट जाता हूँ और बेहोशी की नींद में चला जाता हूँ। एंडलेस नाइट शुरू होने से 3 घंटे पहले मैं जागता हूँ, मुंह धोता हूँ और बाहर निकलता हूँ। आउटपोस्ट की ताकत को एक और लेवल ऊपर ले जाने का वक्त आ गया है। अभी मेरे पास 795 सोल स्टोन्स हैं। पहले मैं सोल फ्लेम चेक करता हूँ, देखता हूँ कल रात कितने सोल स्टोन्स खर्च हुए। मैं इसे वापस 50 सोल स्टोन्स कर। ऑप्शन 3 थ्रेशहोल्ड शिफ्ट। आउटपोस्ट में हर स्ट्रक्चर बनाने की कीमत 1। सोलस्टोन कम हो जाएगी। ये असर दिन में 10,000 बार तक ट्रिगर हो सकता है, लेकिन सिर्फ बारिश के मौसम में। दुर्लभ, रेयर। मैं पैनल को घूरता हूँ, एक पल के लिए दंग रह गया। तीसरा ऑप्शन चमक रहा है, हर रंग में बदल रहा है। मैं इसे देखता हूँ और मेरी सांस तेज हो रही है। हर निर्माण पर एक सोलस्टोन कम। सुनने में ये बहुत बड़ा नहीं लगता। 1 मीटर की रैम्पार्ट बनाने में 20 सोलस्टोन्स लगते हैं। एक बचाने का मतलब सिर्फ 19 हो जाएगा तो क्या? लेकिन कॉन्डुइट पाइप की कीमत ठीक 1 सोलस्टोन प्रति मीटर है। इस असर के साथ वो 0 हो जाएगी। बिल्कुल मुफ्त, दिन में 10,000 बार इस्तेमाल। इसका मतलब है कि मैं बिना किसी खर्च के हर रोज 10,000 मीटर कॉन्डुइट पाइप बिछा सकता हूँ, सिर्फ बारिश के मौसम के लिए। लेकिन ये फिर भी कमाल की चीज़ है। मैं बिना सोचे ऑप्शन 3 चुनता हूँ। ये अपग्रेड सिर्फ आउटपोस्ट को बेहतर नहीं बनाता। मैं 50 मीटर के सेफ जोन को देखता हूँ और मेरी आंखें चमक रही हैं। चेहरे पर ठंडी बारिश है और मैं मुस्कुराना नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं 2 शहरों के बीच एक सोल रोड बनाऊंगा, कॉन्डुइट पाइप का एक हाईवे जिसके हर इंच में सोल फ्लेम बह रही होगी। एक ऐसा रास्ता जो एंडलेस नाइट में भी रोशन रहेगा, खुला, सुरक्षित और हर वक्त चलता हुआ। तेज व्यापार, तेज हरकत और जो भी सौदा। ये मेरी सोच से ज़्यादा मुश्किल है। पाइप बनाना मुफ्त है, लेकिन मुझे ये खुद करना होगा। ये किसी और को नहीं सौंपा जा सकता। पैदल एक एक करके पाइप बिछाने का मतलब है बंजर ज़मीन के दर्जनों चक्कर काटना। इसमें सदियां बीत जाएंगी। मुझे पहले गाड़ी का विकास पूरा करना होगा, फिर बाहर जाकर पाइप बिछानी होगी। ऐसे ही मैं अपनी सोल रोड बनाऊंगा। ग्रब, यहाँ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैं वापस अंदर जाता हूँ और ग्रब को मदद के लिए क्रॉप प्लॉट से बुलाता हूँ। 1 घंटे बाद मैं बदली हुई गाड़ी को संतुष्टि के साथ देखता हूँ। मैं इसे ट्राइक वी नाम देता हूँ। स्टीयरिंग व्हील के पीछे से कॉन्डुइट पाइप बिछाना बहुत ज़्यादा तेज़ है। आधे घंटे बाद मैं ट्राइक पर खड़ा हूँ, कंट्रोल्स पर हाथ हैं, अपने पीछे के रास्ते को देख रहा हूँ। गाड़ी के पीछे कॉन्डुइट पाइप की एक कड़ी फैलती जा रही है। मैं मुस्कुराता हूँ। पहियों के साथ रफ्तार ही कुछ और है। आधे घंटे से भी कम वक्त में मैंने 10 पूरे किलोमीटर पाइप बिछा दी है, जिसमें आज का पूरा मुफ्त कोटा खत्म हो गया। ऐसे ही कुछ और चक्कर और बारिश का मौसम खत्म होने से पहले सोल रोड तैयार हो जाएगी। वापस आउटपोस्ट पर मैं मुस्कुराते हुए धीरे धीरे घूमता हूँ, ये ढूंढते हुए कि अभी भी कहाँ काम की ज़रूरत है। मेरी नज़र एक टियर 3 ब्लेड टावर पर पड़ती है। जैसे जैसे बारिश की रातें बढ़ रही हैं, रेट्स और भी मजबूत होते जाएंगे। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें ज़्यादा फायर पावर हो। मैं रैम्पार्ट पर जाता हूँ और 100 सोल स्टोन्स खर्च करता हूँ। वो ब्लेड टावर जिसने अभी तक ब्लेड स्टॉर्म नहीं सीखा था, मैं उसे टियर 4 पर अपग्रेड करता हूँ। वो एक वायर फ्रेम में बदल जाता है और आकार बदलने लगता है, अंदर की तरफ सिमटते हुए, जब तक वो भूरे पत्थर के 1 मीटर के क्यूब में नहीं बदल जाता। टावर जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा। एक चेहरे पर एक काला छेद खुलता है,
रैम्पार्ट के बिल्कुल बराबर, लगभग ना दिखने लायक। उस छेद से आप अंदर ठंडे स्टील के बोल्ट मैकेनिज्म की चमक देख सकते हैं। ब्लेड टावर टियर 4 पर अपग्रेड हो गया। अब ये एक ब्लेड फोर्ट्रेस है जो एक जगह स्थिर है, कहीं और नहीं ले जाया जा सकता। नुकसान पहुंचाने की ताकत काफी बढ़ गई है। अपग्रेड रास्ता चुनें। 1. फायरिंग की रफ्तार बढ़ाएं। 2. नुकसान डैमेज बढ़ाएं। 3. ऊर्जा एनर्जी का खर्च कम करें। मैं अपने सामने मौजूद ब्लेड फोर्ट्रेस को देखता हूं। ये पहले से बहुत कम जगह लेता है, ज्यादा मजबूत है और ढूंढना बहुत मुश्किल। मैं फायर रेट रफ्तार के साथ जाता हूं। इस टावर का डैमेज पहले ही कई बार बढ़ाया जा चुका है। अब इसे रफ्तार की जरूरत है। मैं फायर का आदेश देता हूं। तपते हुए बोल्ट्स एक के बाद एक काले छेद से बाहर निकलते हैं। वो पूरी सटीकता के साथ 30 मीटर दूर बंजर जमीन पर निशाना लगाते हैं। डैमेज वही लग रहा है, लेकिन फायरिंग की रफ्तार साफ तौर पर बहुत ज्यादा तेज है। फिर मैं दरवाजे की तरफ माथे पर बल डालकर देखता हूं। डस्क तेजी से आउटपोस्ट की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, लड़खड़ा रहा है। वो दरवाजे से ऐसे अंदर घुसता है जैसे कोई उसके ठीक पीछे हो। वो हाँफता हुआ मेरे पास पहुंचता है, सीना ऊपर नीचे हो रहा है और मैं पहले ही बता सकता हूं कि कुछ गलत हुआ है। रेत्स मिल गए। वो मेरी तरफ देखता है, आवाज कांप रही है। वापस आते वक्त मैंने खुले बंजर में लोगों का एक झुंड देखा जो पागलपन में चिल्ला रहे थे। मैंने उन्हें दूर से देखा और 2 बार नहीं सोचा। मैं मुड़ा और भागा। हमें सुनसान जगह के बीच में है, यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। वो जरूर मिमिक रेत्स होंगे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो पागल हो गए। सबने एक साथ हमला कर दिया। किस्मत अच्छी थी कि मैं टियर 2 अवेकेंड हूँ। मैं तेज हूँ, लेकिन मेरा बंदा साथ नहीं दे पाया। उन्होंने उसे पकड़ लिया, चिथड़े चिथड़े कर दिए और पूरा निकल गए। और जो भी सामान मैंने आज दूसरे आउटपोस्ट से उठाया था, मैंने उस अफरा तफरी में सब गिरा दिया। मैंने एक हाथ डस्क के कंधे पर रखा। मैं अभी कुछ नहीं कहता। एक लंबी खामोशी के बाद मैं अपने पास मौजूद ब्लेड फोर्ट्रेस और पास खड़ी ट्राइक को देखता हूं। एक आइडिया दिमाग में आता है, मेरे स्ट्रक्चर्स की पहुंच बढ़ाने का एक रास्ता। ये दुख मनाने का वक्त नहीं है। चलो, हम वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं? डस्क मुझे घूरता है, बात को ठीक से समझ नहीं पा रहा। चलो। मैं रैम्पार्ट से नीचे उतरता हूं और आउटपोस्ट के बाहरी किनारे की तरफ जाता हूं। मैं बंजर जमीन पर खड़ी लकड़ी की ट्राइक को देखता हूं। मैं वहीं पर एक बोल्ट टरेट बनाता हूं और उसे फ्लैट बेड पर लगा देता हूं। मैं इसे टियर 3 पर अपग्रेड करता हूं। वो रास्ता चुनता हूं जो हर बोल्ट को बिजली लाइटनिंग से भर देता है, जो टकराने पर पैरालाइज करती है, और चेन लाइटनिंग पैदा करती है जो पास के 3 दुश्मनों तक जाती है। फिर टियर 4 मैं फायर रेट के साथ जाता हूं। टरेट एक ब्लेड फोर्ट्रेस में सिमट जाता है, अपने असली साइज का एक छोटा हिस्सा, और ट्राइक के फ्लैट बेड पर लॉक हो जाता है। बोल्ट टरेट और गाड़ी मिल गए। मैं इसे बोल्ट ट्राइक कहता हूं। बैठो, तुम ड्राइविंग संभालो। मैं गाड़ी पर कूदता हूं, फायरिंग कंट्रोल्स पर अपनी जगह लेता हूं और डस्क को देखता हूं जो अभी भी वहीं डंग खड़ा है। खड़े रहने का वक्त नहीं है ना। डस्क झटके से होश में आता है और बिना एक शब्द कहे ऊपर कूद जाता है। हम आउटपोस्ट से बाहर निकलते हैं और बारिश में गायब हो जाते हैं। नॉर्थर आउटपोस्ट 37 वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ रेक्स का पुराना आउटपोस्ट हुआ करता है। हम एक पहाड़ी पर पहुँचते हैं और वो वहीं है, रेक्स के पुराने आउटपोस्ट के खंडहरों में भरे हुए। यहाँ से 20 से ज़्यादा मिमिक रेट्स दिख रहे हैं। मैं ट्राइक के आगे खड़ा हूँ, उस नज़ारे को गुस्से से देख रहा हूँ। यहाँ बंजर ज़मीन में बारिश के मौसम में हर इंसान जिन्हें बदला नहीं जा सकता। एक आदमी को खोने का मतलब है डस्क की टीम की कमी पूरी करने के लिए किसी और को उसके जरूरी काम से हटाना। तभी मिमिक रेट्स हमें देख लेते हैं। एक तेज चुभने वाली चीख हवा को चीर देती है। पूरा झुंड चिल्लाता है और सीधा हमारी तरफ पड़ता है। पलक झपकते ही वो 30 मीटर से भी कम दूर रह जाते हैं, लेकिन ट्राइक पर लगा ब्लेड फोर्ट्रेस कोई जवाब नहीं देता। सेफ जोन के बाहर ब्लेड फोर्ट्रेस पूरी तरह ऑफलाइन है। मैं इंतजार नहीं करता। हथेली में 3 सोल स्टोन्स मसल देता हूं। एक वायर फ्रेम सोल फ्लेम फ्लैट बेड पर बनती है और ठोस हो जाती है। मिमिक रेट्स अभी अभी रेंज के अंदर आए हैं। ब्लेड फोर्ट्रेस का काला छेद जो अब तक खामोश था, सफेद रोशनी से चमक उठता है। फिर फ्लिप 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 बिजली से लिपटी बोल्स आसमान से फेंके गए भालों की तरह निकलती हैं। पहला मिमिक रेट जिसे चोट लगती है वो वहीं जम जाता है। शरीर झुलसकर काला पड़ गया। वो लड़खड़ाकर कुछ कदम आगे बढ़ता है और गिर जाता है। उसी वक्त उसके शरीर से बिजली की एक लहर फटती है और पास के 3 मिमिक रेट्स पर झपकती है। पल भर में तीनों राख बन जाते हैं, लेकिन मैं अपनी आंखें सिकोड़ता हूं और धुएं के पार देखता हूं। दूर कैबिन से और भी मिमिक रेट्स निकल रहे हैं। वो सिर्फ 30 नहीं है, वो बहुत ज्यादा है, और जो अंदर से आ रहे हैं वो साफ तौर पर छोटे हैं। अगर बाहर वाले अधेड़ उम्र के थे
तो अंदर वाले नौजवान हैं। तो ये बात है। मैं हमला करने वाले सबसे आगे वाले पर नज़र टिकाता हूँ। मैं ट्राइक को मोड़ता हूँ, पीछे हटते हुए दूरी बनाए रखता हूँ, लेकिन उन्हें ब्लेड फोर्ट्रेस की रेंज के अंदर रखता हूँ। और हर उस रात को ख़त्म करता हूँ जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एक बार जब सारे बड़े मिमिक राट्स ढेर हो जाते हैं तो मैं ब्लेड फोर्ट्रेस को बंद कर देता हूँ। मैं फायरिंग रोक देता हूँ। इसके बजाय मैं उन रास्तों पर स्नैप ट्रैप्स फेंकना शुरू करता हूँ जिन पर मिमिक राट्स स्ट्राइक का पीछा कर रहे हैं। मुझे वो जिंदा चाहिए। मिमिक राट्स में थोड़ी अकल होती है, लेकिन काफ़ी नहीं। एक के बाद एक वो ट्राइक का गोल गोल पीछा करते हैं और सीधा ट्रैप्स में कदम रख देते हैं। वहीं फंस जाते हैं, चिल्लाते हैं, हिल नहीं पाते। लगभग 1 कप चाय पीने जितने वक्त में ट्राइक रुक जाती है। अब एक भी मिमिक रेत हसाद नहीं बचा है। बड़े वाले सब मर चुके हैं, छोटे वाले सब स्नैप ट्रैप्स में कैद हैं। आंखों में गुस्सा और पागलपन है, बिना रुके तड़प रहे हैं। मैं ट्राइक पर खड़ा होता हूँ और रेक्स के पुराने आउटपोस्ट के कैबिन को देखता हूँ। मैंने इसके कई चक्कर लगाए हैं, एक भी मिमिक रेत बाहर नहीं आया। इसके अंदर मिमिक रेत के बच्चे होने चाहिए। जाकर चेक करो। जी। डस्क क्लीवर पर अपनी पकड़ मजबूत करता है, एक धीमी सांस लेता है। वो ट्राइक से उतरता है और कैबिन की तरफ बढ़ता है। कदम डर कदम। एक लात मारी, दरवाज़ा खुल गया। वो कुछ ही सेकंड में ट्राइक के पास वापस आता है और तेज़ी से बोलता है। अंदर छोटे बच्चे हैं, अभी हिल नहीं सकते, लेकिन जिस तरह वो आपको घूरते हैं, बोलते बोलते वो कांप उठता है। वो नज़ारा उसके दिमाग से इतनी आसानी से नहीं जाएगा। जिस पल उसने दरवाजे में कदम रखा, मिमिक रेत के बच्चों की कतार सब सीधा उसे घूर रहे थे। मुझे पक्का यकीन है कि आज रात के सपने में वही नज़ारा बार बार आएगा। अच्छा है, मैं स्नैप ट्रैप्स में फंसे मिमिक रेट्स को देखता हूँ। जैसे ही उन्होंने डस्क को उस कैबिन में घुसते देखा, वो पूरी तरह पागल हो गए। मुझे लगता है अब मैं समझ गया हूं कि बारिश का मौसम क्या है। ये वेट्स के लिए ब्रीडिंग सीजन है। इससे पता चलता है कि बारिश में वो इतने आक्रामक क्यों होते हैं। अपने इलाके को बचाने की उनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। किसी बाहरी चीज का आना उन्हें बर्दाश्त नहीं। इसीलिए सूखे मौसम में रेट्स सोल फ्लेम से दूर रहते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में वो बिना सोचे समझे सीधा उस पर हमला करते हैं। टीम को यहाँ बुलाओ।